नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में डीटी में अपन 3 टॉपिक का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन कवर करेंगे अपील्स एंड रिवीजन। फिर अपन एक नया टॉपिक ऐड हुआ है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, वो अपन कवर करेंगे, जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन की जगह ऐड हुआ है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो कवर करेंगे। और उसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स एंड रिवीजन में बता रखा है, अगर मान लो एसएससी के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर आया तो एसएससी उसको कहाँ चैलेंज कर सकता है, उसके अगेंस्ट में कहाँ अपील फाइल कर सकता है। सबसे पहले पहली अपीलेट अथॉरिटी होती है सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अगर एसएससी वहाँ केस हार जाता है तो फिर आईटीटी में जा सकता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहाँ भी हार गया तो फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी हार गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट बचता है। तो सीआईटी अपील, फिर आईटीटी, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। इस अकॉर्डिंग एसएससी जो ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। अब आप बोलोगे डिपार्टमेंट वाले जा सकते हैं क्या अपील में? तो देखो, डिपार्टमेंट वाले जो ऑर्डर पास करेंगे, मान लो एओ ने ऑर्डर पास किया तो एओ कभी भी सीआईटी अपील में अपील फाइल नहीं कर सकता। एओ खुद के ऑर्डर के अगेंस्ट में ही सीआईटी अपील में नहीं जा सकता। हाँ, डिपार्टमेंट वाले आगे जा सकते हैं। मान लो सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया, हाँ, तो फिर डिपार्टमेंट वाले आगे आईटीटी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आगे बता रखा है 4 ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं हो सकती। 4 ऐसे ऑर्डर बता रखे हैं जिनके अगेंस्ट में कहीं भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। कौन कौन से ऑर्डर बता रखे हैं? पहला, जो इंटरेस्ट का ऑर्डर पास हुआ, इंटरेस्ट कौन सा? सेक्शन 234 ए बी सी वाला, सेक्शन 234 ए का, सेक्शन 234 बी का या 234 सी का जो इंटरेस्ट का ऑर्डर पास हुआ, उसके अगेंस्ट में अपन कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते, कहीं भी अपील फाइल नहीं की जा सकती। दूसरा, जो रिवीजन ऑर्डर होता है 264 का, एक कमिश्नर का अपन रिवीजन ऑर्डर देखेंगे इस चैप्टर में, 264 वाला। तो 264 का जो रिवीजन ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का जो ऑर्डर होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी क्या होती है अभी आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन चैप्टर में पता चल जाएगा। तो उसका जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। और लास्ट बता रखा है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में भी कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते। अब सबसे पहली जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो होती है सीआईटी अपील या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। इसके सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 246(8) से लेकर के 251। और सीआईटी अपील जो होती है वो डिपार्टमेंट का ही पार्ट होती है। सीआईटी अपील में ओनली एसएससी ही अपील फाइल कर सकता है, ओनली एसएससी ही अपील फाइल कर सकता है। अब कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन सीआईटी अपील में जा सकते हैं वो देख लो। एक तो असेसमेंट ऑर्डर ऑफ एओ, एओ का कोई भी असेसमेंट ऑर्डर है, चाहे वो 143(3) स्क्रूटनी वाला हो, चाहे 144 बेस्ट जजमेंट वाला हो, चाहे 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाला हो, सर्च असेसमेंट वाला हो, कोई सा भी हो, उसके अगेंस्ट में आप कहाँ अपील फाइल कर सकते हो? सीआईटी अपील में। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, मान लो एओ का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, एओ ने अपने ऑर्डर में कोई रेक्टिफिकेशन किया, ऐसी कोई मिस्टेक थी जो अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड थी, उसको रेक्टिफाई करती है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो कहाँ? सीआईटी अपील में। इसके अलावा अगर आपके पास 143(1) वाली इंटीमेशन आई, प्रोसेसिंग होती है ना रिटर्न की, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसमें आप उससे सहमत नहीं हो, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप उसको अपील में चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई टीडीएस टीसीएस की इंटीमेशन आई, ऑटोमेटिकली टीडीएस टीसीएस में कुछ एडजस्टमेंट किया गया आपके, तो उसको भी आप सीआईटी अपील में चैलेंज कर सकते हो। आगे बता रखा है एओ का कोई भी ऑर्डर है, मान लो एओ ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, एओ ने आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगा दिया, तो एओ का कोई भी ऑर्डर है उसको भी आप कहाँ चैलेंज कर सकते हो? सीआईटी अपील में आप चैलेंज कर सकते हो। अब आगे बता रखा है सीआईटी अपील में आपको अपील फाइल करने का टाइम बता रखा है 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑर्डर। 30 डेज में आपको अपील फाइल करनी है। अगर डिले हो जाता है तो सीआईटी अपील उसको कंडोन कर सकता है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो 30 डेज के बाद भी आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील जो फाइल होगी फॉर्म नंबर 35 में होगी। फॉर्म नंबर 35 में आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अपील बना के लगाना पड़ेगा। अब मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है? इसमें एक तो आपको लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि आपके केस के क्या क्या फैक्ट्स हैं, मतलब किन ग्राउंड्स पे एओ ने आपका केस बनाया, मतलब कौन कौन से डिसलाउंस किए हैं, क्या क्या आपकी इनकम बनाई है, वो फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। दूसरा, ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाने पड़ेंगे, मतलब जिन प्रोविजन के बेस पे और जिन केस लो के सपोर्ट में, जिन प्रोविजन के बेस पे और जिन केस लो के सपोर्ट में आप केस लड़ रहे हो, जो केस लो आपको फेवर करते हैं, उनको लगाना पड़ेगा। और एक एओ के ऑर्डर की कॉपी, जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, उस ऑर्डर की आपको कॉपी भी लगानी पड़ेगी। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये आपको फाइल करना पड़ेगा और डुप्लीकेट में, मतलब 2 कॉपी आपको इसकी फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद बता रखा है, अब देखो क्या होता है, एओ ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, या तो स्क्रूटनी का या बेस्ट जजमेंट का या 147 वाला अपना ऑर्डर पास कर दिया इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। तो एओ क्या करता है, उसमें आपका टैक्स निकालता है, इंटरेस्ट निकालता है, आपका एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह निकालता है, और आपको एक डिमांड नोटिस भेजता है। आपका जो भी एडिशनल टैक्स बना, इंटरेस्ट बना, पेनल्टी वगैरह बना, उसका एक डिमांड नोटिस सेक्शन 156 में भेजता है और आपसे 30 डेज में पेमेंट मांगता है। अब उस डिमांड नोटिस पे आप स्टे लगवा सकते हो क्या, या आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा? तो देखो, आप स्टे लगवा सकते हो, या तो आप एओ को एप्लीकेशन करके स्टे लगवा सकते हो। मान लो एओ ने स्टे नहीं लगवाया तो आप सीआईटी अपील में भी एप्लीकेशन करके स्टे लगवा सकते हो, कि जब तक मेरी अपील डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक मेरी अपील डिसाइड नहीं हो जाती, आप इस पे क्या लगा लो, स्टे लगा लो। आप ऐसा एप्लीकेशन कर सकते हो, या तो एओ को कर सकते हो या सीआईटी अपील को भी कर सकते हो। तो सीआईटी अपील भी आपको क्या दे देगा? डिमांड पे स्टे दे देगा, डिमांड पे स्टे दे देगा। फिर आपको 30 डेज में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, मतलब जब तक आपकी अपील फाइनल नहीं होगी, तब तक आपको फिर पेमेंट करने से छूट मिल जाएगी, तब तक आपको डिमांड का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो डिमांड पे स्टे कौन दे देगा? सीआईटी अपील दे सकता है आपको, उसके पास पावर है। आगे बता रखा है पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस। सीआईटी अपील
को अगर आप कुछ एडिशनल एविडेंस देना चाहते हो जो आप एओ को नहीं दे पाए थे, जब एओ आपका असेसमेंट कर रहा था तब आप उसको कुछ एविडेंसेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे, अब सीआईटी अपील को देना चाहते हो तो सीआईटी अपील उनको एडमिट कर लेगा क्या? हाँ, सीआईटी अपील एडमिट कर लेगा, बस उसको क्या करने पड़ेंगे? रीजन्स राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, राइटिंग में रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और किन केस में एडमिट करेगा? 3 केस बता रखे हैं। पहला केस, एओ ने वो एविडेंस असेसमेंट के टाइम पे लेने से मना कर दिया था। दूसरा केस, एसएससी के पास कोई सफिशिएंट रीजन था जिसके कारण वो एविडेंस नहीं दे पाया। अब आप बोलोगे सफिशिएंट रीजन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एओ ने एसएससी से वो एविडेंस मांगे ही नहीं थे, या एओ ने मांगे तो थे लेकिन एसएससी के पास वो एविडेंस तब थे ही नहीं, मतलब एसएससी के चोरी हो गए थे या उसको मिल नहीं रहे थे, तो ये केस भी हो सकता है। तो एसएससी के पास कोई सफिशिएंट रीजन था जिसके कारण वो एविडेंस नहीं दे पाया। और तीसरा केस, एओ ने जल्दबाजी में अपना ऑर्डर पास कर दिया, एसएससी को एविडेंस देने की अपॉर्चुनिटी दिए भी नहीं, एसएससी को एविडेंस देने की अपॉर्चुनिटी दिए भी नहीं, एओ ने क्या कर दिया? जल्दबाजी में अपना ऑर्डर पास कर दिया। इन केस में सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बता रखा है सीआईटी अपील, अब जो एओ ने ऑर्डर पास किया उसको कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और इनहेंस भी कर सकता है। मान लो एसएससी ने इनकम बताई थी 40 लाख की, एओ ने कर दी मान लो 50 लाख की इनकम, तो सीआईटी बिल चाहे तो उसको कंफर्म 50 लाख भी कर सकता है, उसको रिड्यूस करके 50 को 40 भी कर सकता है, 45 लाख भी कर सकता है और इनहेंस भी कर सकता है। 50 से इसको इनहेंस की पावर दे रखी है, उसको 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख इनहेंस भी कर सकता है सीआईटी बिल। अब इसमें की और बता रखी है सीआईटी बिल चाहे तो एक एडवाइजरी टाइम लिमिट दे रखा है कि जिस ईयर में अपील फाइल हुई उस ईयर के एंड से 1 ईयर के अंदर अंदर अपना ऑर्डर पास कर सकता है। ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, कंपल्सरी टाइम लिमिट नहीं है, एडवाइजरी टाइम लिमिट है, चाहे तो ऐसा कर सकता है। बाकी 8 साल ले, 10 साल ले, 15 साल ले, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी कितना भी टाइम ले सकता है। तभी तो ये लोग क्या करते हैं? ढीलापन करते हैं, ढीले लोग होते हैं बिल्कुल। क्यों होते हैं? इनको एडवाइजरी टाइम लिमिट दे रखा है, इनको कंपल्सरी मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं दे रखा, इनको बोल रखा है चाहे तो आप 1 साल लो, चाहे 10 साल लो, चाहे 20 साल लो, जितना मन करे उतना लो। तो बिल्कुल ढीलापन करते हैं। कभी क्लाइंट ढीलापन करता है, कभी क्लाइंट का सीए ढीलापन करता है। आपने भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट अगर आपने ऑडिट वगैरह कर रखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स में अगर आपने ऑडिट वगैरह करी हो या इनकम टैक्स में आपकी ऑडिट हुई हो तो अपील्स वगैरह में क्या होता है आपको पता होगा कि कभी क्लाइंट ढीलापन कर देता है, कभी सीए ढीलापन कर देता है, कभी ये सीआईटी अपील वाले, आईटीटी वाले ये ढीलापन दिखाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, लाखों केस पेंडिंग चले रहते हैं, लाखों केस पेंडिंग चलते रहते हैं। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपील टू आईटीटी, सेक्शन 252 से लेकर के 255 में बता रखा है अपील टू आईटीटी। अब आईटीटी में देखो अपील कौन हियर करता है वो अपन देखेंगे। देखो सीआईटी अपील में तो मैंने आपको बताया था, सीआईटी अपील में क्या होता है, डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है, डिपार्टमेंट का कमिश्नर होता है, एओ का जो पापा होता है उसको अलग से रूम में बैठा दिया और ऊपर लगा दिया अपील, तो कमिश्नर आपकी अपील हियर करता है। लेकिन आईटीटी में क्या होता है, अपील जो हियर होती है वो बेंच हियर करती है। बेंच होती है यहाँ पे, एक तो होती है डिवीजन बेंच, एक स्पेशल बेंच होती है और एक सिंगल जज बेंच होती है। डिवीजन बेंच जिसमें 2 जज होते हैं, 2 जज, एक तो जुडिशियल मेंबर होता है और एक अकाउंटेंट मेंबर। यहाँ कमिश्नर नहीं होता यहाँ पे, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आईटीटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं। स्पेशल बेंच कुछ स्पेशल केस जो बड़े बड़े केस होते हैं उनके लिए बैठती है, जिसमें 2 से ज़्यादा जज होते हैं, 3, 5, 7, तो वो होती है स्पेशल बेंच। और सिंगल जज बेंच छोटे मोटे केस के लिए होती है, जिसमें सिंगल जज होता है। अगर एओ ने जो इनकम निकाली है एसएससी की वो अप टू ₹50 लाख निकाली है, कितनी निकाली है? अप टू ₹50 लाख निकाली है, तो सिंगल जज बेंच उसको हियर कर लेती है। वैसे 95% केस में डिवीजन बेंच केस हियर करती है, मतलब ज़्यादातर केस के कौन से होते हैं? डिवीजन बेंच वाले होते हैं। अब आईटीटी में बेंचेस अपील को हियर करती है और यहाँ डिसीजन जो लिया जाता है वो मेजॉरिटी के ओपिनियन के बेसिस पे लिया जाता है, मेजॉरिटी के ओपिनियन के बेसिस पे लिया जाता है। जैसे मान लो एक स्पेशल बेंच बैठी है एक केस पे, 5 जज थे, उसमें 3 एसएससी का फेवर कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट का फेवर कर रहे हैं, तो एसएससी के फेवर में डिसीजन आ जाएगा। ऐसे मान लो 4 डिपार्टमेंट का फेवर कर रहे हैं, 1 एसएससी का कर रहा है, तो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन लेंगे, मेजॉरिटी देखेंगे। लेकिन मान लो किसी पॉइंट पे या किसी केस में जो बेंच है वो इक्वली डिवाइडेड है। इक्वली डिवाइडेड कैसे है? मान लो एक केस में डिवीजन बेंच बैठी, 2 जज थे, 1 एसएससी का फेवर कर रहा है, 1 डिपार्टमेंट वालों का फेवर कर रहा है, 1 एसएससी का फेवर कर रहा है, 1 एओ का फेवर कर रहा है, तो क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा, वो उस पॉइंट को जिसमें भी डिस्प्यूट है उस पॉइंट को वो आईटीटी के प्रेसिडेंट को रेफर कर देंगे जो दिल्ली में बैठता है, आईटीटी के प्रेसिडेंट को। आईटीटी का प्रेसिडेंट उस पॉइंट को किसी दूसरे मेंबर को, आईटीटी के किसी दूसरे मेंबर को बताएगा, फिर जो दूसरा मेंबर जिसके फेवर में बोलेगा उसके फेवर में फैसला सुना देंगे, फिर क्योंकि अपने आप ही क्या आ जाएगी मेजोरिटी। तो आईटीटी में क्या होता है, मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर इक्वली डिवाइडेड है तो एओ और एसएससी को बोल देंगे तुम अपने आप देखो, ऐसा नहीं करेंगे। मेजोरिटी के बेस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, और मेजोरिटी कैसे आएगी वो अपने देख ली। आगे बता रखा है कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटीटी में अपील फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले सीआईटी अपील का जो ऑर्डर पास हुआ, सीआईटी अपील अपने ऊपर देखा था, इसका जो ऑर्डर पास हुआ इसके अगेंस्ट में आप आईटीटी में जा सकते हो। और सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी भी जा सकता है और एओ भी जा सकता है। मान लो सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया तो एओ चला जाएगा, और सीआईटी अपील ने मान लो एओ मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला सुना दिया तो एसएससी चला जाएगा कहाँ पे, आईटीटी में। तो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी और एओ दोनों के पास राइट है आईटीटी में जाने का, एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों के पास राइट है।
आगे बता रखे 3 ऑर्डर जिनके अगेंस्ट में एसएससी, ओनली एसएससी जाता है। कौन कौन सा? एक तो 144C अपने देखा था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में एसएससी ने अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करी थी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल ने एसएससी के अगेंस्ट में डायरेक्शन दी एओ को, और एओ ने उसके अगेंस्ट में अपना ऑर्डर पास कर दिया, फाइनल ऑर्डर। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो एओ ने ऑर्डर पास किया, उसको एसएससी डायरेक्टली कहाँ चैलेंज करेगा? आईटीटी में। सीआईटीपी में नहीं करेगा, डायरेक्टली कहाँ आएगा उसमें? आईटीटी। आगे बता रखा है एक रिवीजन ऑर्डर होता है 263 का। रिवीजन ऑर्डर होता है कमिश्नर का, और जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर वगैरह होता है, मतलब जो एओ का पापा दादा होता है, एओ का पापा दादा एक रिवीजन ऑर्डर पास करता है 263 वाला, भी पता चल जाएगा आपको। उसके अगेंस्ट भी अगर एसएससी जाना चाहता है तो कहाँ जाएगा? सीआईटीपी में नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आईटीटी। और लास्ट बता रखा है एओ के पापा और दादा का। पापा दादा मतलब कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, ये सब क्या होते हैं? एओ के पापा दादा होते हैं। तो एओ के पापा या दादा का कोई भी ऑर्डर है, एओ के पापा या दादा का कोई भी ऑर्डर है, तो उसको अपन सीआईटीपी में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीआईटीपी भी एक कमिश्नर ही तो है वो भी। तो उसको कहाँ चैलेंज करते हैं? सीधा आईटीटी में। जैसे मान लो एक ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करी थी, चैरिटेबल ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सेक्शन 12AB में, कमिश्नर ने उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो कहाँ चैलेंज करेगा? सीधा वो आईटीटी। सीधा कहाँ चैलेंज करेगा? आईटीटी। तो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में तो आप एसएससी भी जा सकते हो और डिपार्टमेंट वाले भी जा सकते हैं, लेकिन 144C वाला ऑर्डर, 263 का रिवीजन ऑर्डर और एओ के पापा दादा का कोई भी ऑर्डर, इनके अगेंस्ट में ओनली एसएससी आईटीटी में डायरेक्टली जा सकता है। डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आईटीटी में जाएगा। अब टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने का? 60 डेज है फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑर्डर। 60 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑर्डर। अगर डिले होता है तो आईटीटी उसको कंडोन कर सकता है। अपील जो फाइल होगी फॉर्म नंबर 36 में होगी। यहाँ भी मेमोरेंडम ऑफ अपील लगाना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, और यहाँ 3 कॉपी देनी पड़ेगी, ट्रिप्लिकेट में आपको देना पड़ेगा। अब डिमांड पे स्टे आईटीटी भी लगा सकता है क्या? मान लो एसएससी सीआईटीटी में केस हार गया, अब एसएससी को डिमांड पे स्टे लगवाना है तो आईटीटी लगा सकता है। हाँ, आईटीटी भी डिमांड पे स्टे लगा सकता है, लेकिन कितना लगा सकता है? मैक्सिमम 180 डेज का, मैक्सिमम 180 डेज का लगा सकता है। अगर मान लो 180 डेज में आईटीटी अपना जजमेंट नहीं दे पाता और जो डिले हुआ उसमें एसएससी की गलती नहीं थी, तो आईटीटी उस स्टे पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन, पूरा स्टे पीरियड कितना हो सकता है? ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन सब मिला के 365 डेज का हो सकता है। अब मान लो 365 डेज में भी आईटीटी अपना फैसला नहीं दे पाता तो क्या होगा? अगर 365 डेज में भी आईटीटी अपना फैसला नहीं दे पाता और जो डिले हुआ उसमें गलती जो थी एसएससी की नहीं थी, उसमें गलती एसएससी की नहीं थी, तो डिमांड का जो स्टे है वो वैकेट नहीं होगा। ये केस लॉ आया हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ये केस लॉ आया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर 365 डेज में बाद भी आईटीटी अपना फैसला नहीं दे पाता और जो डिले हुआ है उसमें या तो गलती डिपार्टमेंट वालों की थी या आईटीटी की खुद की थी, आईटीटी की खुद की थी, एसएससी की गलती नहीं थी, तो डिमांड पे जो स्टे है वो लगा रहेगा। डिमांड पे स्टे लगा रहेगा, एसएससी को डिमांड देने की कोई जरूरत नहीं है, डिमांड पे स्टे लगा रहेगा, डिमांड का स्टे वैकेट नहीं होगा। लेकिन मान लो 365 डेज बाद भी आईटीटी अपना जजमेंट नहीं दे पाता और जो डिले हुआ उसमें गलती एसएससी की थी, डिले हुआ उसमें गलती एसएससी की थी, तो जो ऑर्डर ऑफ स्टे है, मतलब डिमांड पे जो स्टे लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वैकेट हो जाएगा, फिर वो वैकेट हो जाएगा। अब आईटीटी में कंडीशन है, अगर आपको डिमांड पे स्टे लगवाना है तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा? जो भी उसकी डिमांड अमाउंट है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स वगैरह की, सबकी जो डिमांड अमाउंट है उसका 20% एसएससी को जमा करवाना पड़ेगा। कम से कम 20% एसएससी को जमा करवाना पड़ेगा। मतलब आईटीटी एक तरीके से 80% का स्टे दे सकता है। आईटीटी भी एडिशनल एविडेंस एडमिट कर सकता है अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो। इसके अलावा आईटीटी में एक स्पेशल चीज होती है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन ये क्या होता है? कोई रेस्पोंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है आईटीटी में, जैसे मान लो सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया, तो क्या हुआ? डिपार्टमेंट वाले आईटीटी में चले गए, किसके अगेंस्ट चले गए? एसएससी के अगेंस्ट में। तो रेस्पोंडेंट कौन हो गया? एसएससी हो गया। तो रेस्पोंडेंट जो है, जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट 30 डेज के अंदर आईटीटी के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर। और ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? ये बोलेगा आईटीटी में एसएससी कि जो डिपार्टमेंट वालों ने मेरे अगेंस्ट में अपील फाइल करी है ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई बेस नहीं है, बिल्कुल बेसलेस अपील है, बिल्कुल निराधार है। देखो ये क्लियर कट केस है, सीआईटी अपील ने भी मेरे को क्लियर कट बोला है कि क्लियर कट केस है, तो आप इस अपील को रिजेक्ट कर दो। अब आप बोलोगे एसएससी अपील क्यों नहीं लड़ेगा? जब डिपार्टमेंट वाले अपील में गए हैं तो एसएससी भी अपील लड़ लेगा साथ साथ। तो देखो अपील में क्या है, टाइम वेस्ट होता है। आपको पता है कितने ढीले लोग होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल ले लेते हैं, कभी कभी 8-8, 10-10 साल ले लेते हैं। तो इस चक्कर में ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? आप तुरंत फाइल कर दोगे 30 डेज के अंदर, फिर आईटीटी को इस पर डिसीजन देना ही पड़ेगा कि वो अपील एक्सेप्ट करेंगे सामने वाले की या रिजेक्ट करेंगे। तो रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, जो जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है, जिसके अगेंस्ट में, उसको अपन बोलते हैं रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है? रेस्पोंडेंट को कोई पावर दे रखी है, वो 30 डेज के अंदर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ये बोल सकता है कि वो अपील जो उसके अगेंस्ट फाइल हुई है वो बिल्कुल बेसलेस अपील है, आप उस अपील को रिजेक्ट कर दो, उस अपील को ही रिजेक्ट कर दो। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की कोई फीस भी नहीं लगती, जबकि अपील फाइल करने की तो फीस लगती है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की कोई फीस भी नहीं लगती। आगे बता रहा आईटीटी क्या करेगा? जो असेसमेंट हुआ था उसको कंफर्म भी कर सकता है, उसको रिड्यूस भी कर सकता है।
और सेट असाइड भी कर सकता है। ये इनहेंस नहीं कर सकता, कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। एक सेट असाइड की पावर है इसके पास। मतलब एओ को ये बोल सकता है कि एओ का पूरा असेसमेंट कैंसिल करके एओ को फिर से पूरा असेसमेंट करने की डायरेक्शन दे सकता है, फिर से पूरा न्यू असेसमेंट करने की डायरेक्शन दे सकता है। सेट असाइड मतलब उस असेसमेंट को कैंसिल करके जो एओ ने किया था, मान लो एओ ने 144 में किया था, उसको पूरा कैंसिल करके एओ को फिर से फ्रेश असेसमेंट करने की डायरेक्शन कौन दे सकता है? आईटीटी। लेकिन ये इनहेंस नहीं कर सकता, इनहेंस नहीं कर सकता। अब यहाँ भी एक एडवाइजरी टाइम लिमिट दे रखी है। आईटीटी चाहे तो अपना ऑर्डर पास कर सकता है जिस ईयर में उसकी अपील फाइल हुई थी उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर। ये एडवाइजरी टाइम लिमिट चाहे तो कर सकता है, चाहे तो। बाकी 40 साल ले, 50 साल ले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फिक्स टाइम लिमिट नहीं। आगे बता रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाई आईटीटी। मान लो आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया, उसमें कोई उसने ऐसी मिस्टेक कर दी जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो साफ पता चल रहा है मिस्टेक है। 50,000 को आईटीटी ने या तो 5 लाख लिख दिया या 50,000 को 5,000 लिख दिया, साफ पता चल रहा है मिस्टेक है। तो देखो ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो आईटीटी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। आप बोलोगे सीआईटी अपील भी कर सकता है कि हाँ कर सकता है, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। कहाँ पढ़ चुके? सेक्शन 154 देखा था अपन ने, 154 कि डिपार्टमेंट वाले चाहें तो अपने ऑर्डर में जो भी मिस्टेक की उन्होंने, जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, चाहे डिपार्टमेंट में, चाहे एओ हो, चाहे सीआईटी अपील हो, चाहे कमिश्नर वगैरह कोई भी हो, उन्होंने कोई भी मिस्टेक की उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कहाँ था वो? सेक्शन 154 में। सीआईटी अपील तो डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। आईटीटी के लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 254। आईटीटी डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो ये भी रेक्टिफाई कर सकता है ऐसी मिस्टेक को। ऑन मोशन पे करता है तो कब तक करना पड़ेगा? जिस मंथ में आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया था, जिस मंथ में आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया था उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर, उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर एसएससी की एप्लीकेशन या एओ की एप्लीकेशन पे करता है तो जिस मंथ में उन्होंने एप्लीकेशन करी, किसने? एसएससी या एओ ने एप्लीकेशन करी, उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो एसएससी या एओ है उनको एप्लीकेशन कब तक करनी पड़ेगी? उनको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिस मंथ में आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया था, जिस मंथ में आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया था उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन मिली आईटीटी को, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन मिली उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर आईटीटी रेक्टिफाई कर देगा। यहाँ टाइम लिमिट 6 मंथ का है ऑन मोशन पे। सेक्शन 154 जो था टैक्स अथॉरिटी वाला, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकती है, वहाँ टाइम लिमिट 4 ईयर्स का था, यहाँ 6 मंथ है। अब एक फालतू चीज़ है इसमें, अपील फाइलिंग फीस बिल्कुल काम की नहीं है, देख लो लेकिन क्या है एक बार देख लेते हैं। सीआईटी अपील में अपील फाइलिंग फीस क्या लगेगी और आईटीटी में क्या लगेगी? काफ़ी नेग्लिजिबल लगती है, देख लो क्या होती है। अगर एओ ने जो इनकम निकाली है, एओ जो इनकम निकालता है उसको अपन बोलते हैं असेस इनकम। अप टू रुपीज़ 1 लाख निकाली है, सीआईटी अपील में लगेगी 250, आईटीटी में लगेगी 500। 1 लाख से ज़्यादा निकाली है, अप टू रुपीज़ 2 लाख निकाली है, सीआईटी अपील में 500, आईटीटी में 1500। 2 लाख से भी ज़्यादा निकाली है एओ ने जो इनकम, तो सीआईटी बिल में लगेगी 1000 रुपीज़ की फीस, आईटीटी में 1% ऑफ असेस इनकम। एओ ने जो भी इनकम निकाली उसका 1% कर दो। 8 लाख निकाली है, 8 लाख का 1% करो, 8000 लग जाएगी। लेकिन ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10,000 मैक्सिमम हो सकती है 10,000। जैसे मान लो एओ ने निकाल दी 15 लाख असेस इनकम, 15 लाख का 1% करोगे तो आएगा 15,000। 15,000 नहीं देना आपको, कितनी देनी पड़ेगी? 10,000 देनी पड़ेगी। अदर केस में सीआईटी बिल 250, आईटीटी में 500। अगर अपील डिपार्टमेंट वाले फाइल करते हैं तो उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, डिपार्टमेंट वाले फाइल करते हैं तो उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। आगे आ जाओ, सीआईटी अपील और आईटीटी की कुछ पावर्स के बारे में अपन देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पावर का, बताना होता है आपको कि कौन कौन सी पावर है इसमें। एमसीक्यू वगैरह हम पूछ सकते हैं, 2-3 पावर दे दी, पूछते हैं कि कौन सी पावर नहीं है या कौन सी पावर इनमें से इन अथॉरिटी के पास है। तो सीआईटी अपील और आईटीटी के पास कौन कौन सी पावर है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पावर टू मेक इंक्वायरी, एसएससी से इंक्वायरी करने की पावर दोनों के पास है, सीआईटी अपील के पास भी और आईटीटी के पास भी। दूसरा, डिले को कंडोन करने की पावर, अगर एसएससी ने टाइम पे अपील फाइल नहीं करी तो उसके डिले को कंडोन करने की पावर सीआईटी अपील के पास भी और आईटीटी के पास भी। अगला बता रखा है डिमांड पे स्टे लगाने की पावर सीआईटी अपील के पास भी और आईटीटी के पास भी है। आगे बता रखा है एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील एक्सेप्ट करने की पावर। मान लो एसएससी कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन लगाना चाहता है या कोई एक्स्ट्रा केस लो जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो लगाना चाहता है तो उसको एडमिट करने की दोनों के पास पावर है। आगे बता रखा है एडिशनल एविडेंस एडमिट करने की भी दोनों के पास पावर है। कुछ कंडीशन थी एडिशनल एविडेंस की, वो अपने देखी थी। आगे बता रखा है असेसमेंट को कंफर्म करने की और रिड्यूस करने की दोनों के पास पावर है। लेकिन इनहेंस करने की पावर, इनहेंस करने की पावर सीआईटी अपील के पास तो है लेकिन आईटीटी के पास नहीं है। इसके बाद केस को सेट असाइड करके, मतलब केस को कैंसिल करके फिर से एओ को डायरेक्शन देके ए को क्या बोलना, फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोलना, उसकी पावर किसके पास है? सीआईटी अपील के पास नहीं है, आईटीटी के पास है। कि सेट असाइड करके एओ को फिर से फ्रेश असेसमेंट के लिए बोलने की पावर किसके पास है? आईटीटी के पास है। मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की पावर, कोई मिस्टेक है अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, दोनों के पास है। सीआईटी अपील भी कर सकता है, आईटीटी भी कर सकता है। सीआईटी अपील के लिए सेक्शन 154 है, आईटीटी के लिए सेक्शन 254 है। रिकॉल, अपने ऑर्डर को रिकॉल करके मिस्टेक रेक्टिफाई करवाना, अपने ऑर्डर को रिकॉल करके मिस्टेक रेक्टिफाई करवाना, ये भी दोनों के पास पावर है। हाँ, इनके पास रिव्यू करने की पावर नहीं है। अपने ऑर्डर को ये दोनों रिव्यू नहीं कर सकते। रिव्यू करने की पावर ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अपने ऑर्डर की, इन दोनों के पास नहीं है। ये अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। एक बार पास कर दिया तो पास कर दिया, अब उसको रिव्यू नहीं कर सकते। आगे बता रखा है एसएससी कोई एडिशनल क्लेम रेस कर रहा है। एसएससी बोल रहा है कि मैं 1,50,000 की 80C की डिडक्शन लेना भूल गया था, तो उसको अलाउ करने की पावर दोनों के पास है। इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न बाई आरओआई, इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ रिवाइज आरओआई बाई एसएससी।
मतलब अगर एसएससी रिवाइज आरओआई फाइल भी ना करे फिर भी ये उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एओ भी कर सकता है, लेकिन एओ कब करता है, अगर एसएससी रिवाइज रिटर्न में उसको दिखा देता है तो करता है। लेकिन ये बिना रिवाइज रिटर्न फाइल करे भी, एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल ही नहीं करी फिर भी ये उसके क्लेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों। अगर एसएससी एडिशनल क्लेम रेज करता है तो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है। आगे था इसमें अपील टू हाई कोर्ट। अब आईटीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहाँ अपील फाइल कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाले एसएससी कहाँ अपील फाइल कर सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में कब कर सकते हैं, ओनली अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। आगे बता रखा हाई कोर्ट में टाइम लिमिट है 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। देखो 30 डेज था सीआईटी अपील में, 60 डेज है आईटीएटी में, और यहाँ 120, ये 120 डेज है हाई कोर्ट में। यहाँ था सर्विस ऑफ ऑर्डर, यहाँ था कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और यहाँ था रिसीट ऑफ ऑर्डर। सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट। अब आप बोलोगे इनमें क्या फ़र्क है, देखो ये कुछ काम का नहीं है ज़्यादा। सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट आज के ज़माने में लगभग सेम सा होता है। पहले के ज़माने में क्या था, बाई पोस्ट जाते थे ऑर्डर, आज के ज़माने में ऑनलाइन भी चले जाते हैं। तो आज के ज़माने में कुछ काम का नहीं है, फिर भी क्या है एक बार देख लो। सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट। आपने व्हाट्सअप देखा है, व्हाट्सअप पे जो सिंगल टिक आता है, आपने अपना मैसेज सेंड कर दिया, सिंगल टिक आया, उसके पास पहुँचा नहीं, अभी बस सेंड किया आपने, रिसीवर के पास पहुँचा नहीं, तो होता है सर्विस। कम्युनिकेशन, जब डबल टिक आ जाते हैं व्हाट्सअप पे, डबल टिक आ जाते हैं मतलब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुँच गया, रिसीवर के पास मैसेज पहुँच गया, आपने मैसेज सेंड किया था, पहुँच गया, वो होता है कम्युनिकेशन। और रिसीट मतलब डबल टिक आ जाते हैं और ब्लू हो जाता है, व्हाट्सएप पे ब्लू भी हो जाता है ना, जब वो रीड कर लेता है, रिसीवर जब रीड कर लेता है, तो रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया, उसने रीड कर लिया, उसको मिल गया, मतलब एक तरीके से उसने रीड कर लिया, वो होता है रिसीट, वो होता है रिसीट। सर्विस, कम्युनिकेशन, रिसीट इस तरह से होता है, बाकी कुछ काम का नहीं होता। मेनली डेज है 30 डेज सीआईटी बिल, 60 डेज आईटीटी और 120 डेज हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास ही अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है। हाई कोर्ट को ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि हाई कोर्ट चाहे तो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। कब कर सकता है, अगर हाई कोर्ट को मान लो कोई न्यू और इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल जाता है तो हाई कोर्ट उसके बेस पे अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट को लगता है उसने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जो अपीयरेंट ऑन रिकॉर्ड है, अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तीसरा, कोई भी सफिशिएंट रीजन है, मतलब कोई भी रीजन है, हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अगला, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट में केस हार गए, कहाँ अपील फाइल करोगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कब तक फाइल करनी पड़ेगी, 90 डेज, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है। इसके बाद अपने देखा था सेक्शन 268A, स्पेशल प्रोविजन फॉर अपील बाई डिपार्टमेंट। ये क्या है, सीबीडीटी को यहाँ एक पावर दे रखी है कि सीबीडीटी चाहे तो एक ऐसी मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है कि अगर जो एडिशनल टैक्स आता है एसएससी का, मतलब एडिशनल टैक्स जो एओ ने निकाला एसएससी का, वो अगर उस लिमिट तक है, वो उस लिमिट तक है, तो डिपार्टमेंट वाले आगे उस केस की अपील फाइल नहीं करेंगे। मतलब अगर एसएससी का जो एडिशनल टैक्स आ रहा है, एडिशनल टैक्स को अपन यहाँ बोलेंगे टैक्स इफेक्ट, वो अगर उस लिमिट तक है तो डिपार्टमेंट वाले उस केस को आगे चैलेंज नहीं करेंगे, उस केस के अगेंस्ट में आगे अपील फाइल नहीं करेंगे, ताकि लिटिगेशंस कम हो जाए, ताकि इंडिया में जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाए। क्योंकि केसेस आपको पता है लाखों केस पेंडिंग है, आईटीटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, और वो केस काफ़ी सालों से चलते रहते हैं। एसएससी मर जाता है, डिपार्टमेंट वाले भी चेंज हो जाते हैं, डिपार्टमेंट वाले भी आधे चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, और उसके बाद भी वो केस सुलझते नहीं, ऐसे चलता है मैट्रिक। तो उसको कम करने के लिए सीबीडीटी को एक पावर दे रखी है, और सीबीडीटी ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि जो एडिशनल टैक्स मतलब मान लो एसएससी ने बताया टैक्स 1 करोड़ का, और डिपार्टमेंट ने निकाल दिया टैक्स मान लो 1 करोड़ 60 लाख का या 1 करोड़ 70 लाख का निकाल दिया, तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है, जो डिपार्टमेंट ने एडिशनल टैक्स निकाला, एक्स्ट्रा टैक्स निकाला है, वो होता है एडिशनल टैक्स या टैक्स इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, टैक्स इफेक्ट। तो मान लो सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया, अब डिपार्टमेंट वाले आईटीटी में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो उसमें बता रखा है अगर एडिशनल टैक्स जो है 50 लाख तक है, 50 लाख तक है तो नहीं जाएंगे, 50 लाख से ज़्यादा है तो ही जा सकते हैं, 50 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो ही अपील फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले आईटीटी में। मान लो आईटीटी ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया, अब डिपार्टमेंट वाले हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं। अगर एडिशनल टैक्स जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो जा सकते हैं, अप टू रुपीज़ 1 करोड़, अप टू रुपीज़ 1 करोड़ है नहीं जा पाएंगे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में फैसला सुना दिया, अब डिपार्टमेंट वाले आगे जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं। अगर एडिशनल टैक्स जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है तो जा सकते हैं, अप टू रुपीज़ 2 करोड़ है तो नहीं जा पाएंगे, मतलब छोटे मोटे केस में नहीं जा पाएंगे, ये बता रखा है। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ दे रखी है, वो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ क्या चीज़ दे रखी है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसका केस था प्रीवियस ईयर 2021 का, कोई आर्म्स लेंथ प्राइस का केस था, आर्म्स लेंथ प्राइस का केस था, और जो इसमें टैक्स इफेक्ट आ रहा था, टैक्स इफेक्ट मतलब डिपार्टमेंट वालों ने जो एडिशनल टैक्स निकाला था, एओ ने जो एडिशनल टैक्स निकाला था, वो निकाला था मान लो 40 लाख का, 40 लाख का निकाला था। मिस्टर ए चला गया सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील ने मिस्टर ए के फेवर में फैसला सुना दिया, मिस्टर ए के फेवर में फैसला सुना दिया। अब डिपार्टमेंट वाले बताओ मिस्टर ए के इस केस को आगे चैलेंज कर सकते हैं आईटीटी में, आईटीटी में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, देखो 40 लाख का टैक्स इफेक्ट है, एडिशनल टैक्स लिमिट कितनी है 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा है तो ही जा सकते हैं, यहाँ तो 40 लाख ही आ रहा है, 50 लाख से कम आ रहा है नहीं जा सकते।
तो इस ईयर की अपील डिपार्टमेंट वाले फाइल नहीं कर पाएंगे, मिस्टर ए की इस ईयर की अपील फाइल नहीं हो पाएगी। अब मान लो सेम मिस्टर ए की अगले साल फिर से स्क्रूटनी हुई, कौन से ईयर में, 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में स्क्रूटनी हुई और सेम ऐसा ही केस था, आर्म्स लेंथ प्राइस वाला ही केस था, सेम केस था, जो इशू लास्ट ईयर था सेम इशू करंट ईयर में भी था। लेकिन करंट ईयर में मान लो इस मिस्टर ए की सेल वगैरह ज़्यादा थी, तो जो टैक्स इफेक्ट आया, टैक्स इफेक्ट वगैरह जो आया वो मान लो आ गया 70 लाख का। कितना आ गया? 70 लाख का। डिपार्टमेंट वाले इसकी स्क्रूटनी कर दिए, फिर से इसकी इनकम बढ़ा दी 70 लाख से, मतलब 70 लाख से इसका टैक्स बढ़ा दिया। मिस्टर ए चला गया CIT अपील में, CIT अपील ने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मिस्टर ए को फेवर कर दिया, क्योंकि सेम केस था, सेम इशू था, तो मिस्टर ए को फिर से फेवर कर दिया CIT अपील ने। अब डिपार्टमेंट वाले ITT में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता कि सेम केस था मेरा, तो सेम इशू था, आप लास्ट ईयर नहीं गए तो करंट ईयर क्यों जा रहे हो, करंट ईयर के लिए भी नहीं जा सकते, ऐसा नहीं बोल सकता मिस्टर ए। करंट ईयर के लिए डिपार्टमेंट वाले 21-22 के लिए ITT में अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ 2021 के लिए नहीं जा सकते, इसके लिए नहीं जा सकते, लेकिन 21-22 के लिए जा सकते हैं, 21-22 के लिए जा सकते हैं। मिस्टर ये नहीं बोल सकता कि आप लास्ट ईयर मेरे अगेंस्ट में आपने अपील फाइल नहीं की तो इस बार भी मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता मिस्टर ए। ऐसे ही मान लो ये केस तो मिस्टर ए का था 2021 का, और ये वाला केस मान लो मिस्टर बी का था, एक अदर असेसी है मिस्टर बी, लेकिन उसका भी इशू कौन सा था, जो मिस्टर ए का इशू था ना, सेम इशू मिस्टर बी का था, सेम इशू। मिस्टर बी के केस में टैक्स इफेक्ट आ रहा था 70 लाख का आ रहा था, मान लो करंट ईयर का ही आ रहा था, लास्ट की भी बात मत करो आप, तो जिस ईयर का मिस्टर ए का केस था उस ईयर की बात कर लो। मिस्टर ए के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट वाले अपील में फाइल नहीं कर पाया, अपील फाइल नहीं कर पाया ITT में। मिस्टर CIT अपील में जीत गया और मिस्टर ए बच गया। अब मिस्टर बी भी CIT अपील में चला गया और CIT अपील ने मिस्टर बी का फेवर कर दिया, और मिस्टर बी के केस में टैक्स इफेक्ट आ रहा था 70 लाख। बताओ डिपार्टमेंट वाले मिस्टर बी के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। मिस्टर बी ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरा भी सेम इशू था, मिस्टर ए का भी सेम इशू था, आपने मिस्टर ए को तो छोड़ दिया, मिस्टर ए के अगेंस्ट तो आपने अपील फाइल नहीं करी और मेरे अगेंस्ट कर रहे हो, ऐसा मिस्टर बी नहीं बोल सकता, ये एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है इसके केस में, इस वाले सेक्शन में एक स्पेशल पॉइंट और दे रखा है कि अगर किसी एसएससी का टैक्स इफेक्ट एक साल में तो आता है मॉनेटरी लिमिट, जो मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर रखी है उस लिमिट या उस लिमिट से कम आता है, डिपार्टमेंट वाले उस साल की तो अपील फाइल नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर में मान लो सेम इशू है और टैक्स इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है तो डिपार्टमेंट वाले उस नेक्स्ट ईयर की तो अपील फाइल कर सकते हैं, ऐसा इसमें दे रखा था, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अपन रिवीजन, अपील्स देख लिया, अब रिवीजन देखेंगे। दो तरह के रिवीजन होते हैं, एक तो सेक्शन 263 का रिवीजन और एक सेक्शन 264 का रिवीजन। सेक्शन 263 का रिवीजन सबसे पहले वो देख रहे हैं अपन, रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये क्या है? देखो क्या होता है, काम कौन करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारी मेहनत कौन करता है, AO करता है, असेसिंग ऑफिसर सारी मेहनत करता है, उसके पापा दादा तो मजे मारते हैं गद्दी पे बैठ के। अब पापा दादा क्या करते हैं, कभी कभी AO ने जो काम किया है ना, AO ने जो असेसमेंट किया उसको चेक करते रहते हैं, वो सैम्पलिंग बेसिस पे AO की फाइल चेक कर लेते हैं कि उसके बेटा कैसा काम कर रहा है, बेटा तरक्की पे है, कैसा कर रहा है बेटा पैसे वगैरह तो नहीं खा रहा, तो बेटे की फाइल को चेक करते रहते हैं। अब पापा दादा, AO के जो पापा दादा है, कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, वो अपने बेटे की फाइल चेक कर रहे हैं। बेटे ने एक असेसमेंट किया था और उसकी फाइल चेक कर रहे हैं, और उनको लगता है कि उनके बेटे ने क्या किया था, उनके बेटे ने या तो पैसे खाए हैं या ऑर्डर हवा में पास किया है या बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास किया है। एक फाइल चेक करी उन्होंने, देखा कि असेसी ने इनकम बताई थी 50 लाख, बेटे ने भी 50 लाख की इनकम रखी, कम नहीं, क्या बोलते हैं, बेटे ने इनकम बढ़ाई नहीं, 50 लाख की रखी। तो उनको लगता है कि AO ने या तो पैसे खाए हैं या हवा में ऑर्डर पास किया है, बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास किया है। पापा दादा AO की फाइल चेक कर रहे हैं और पापा दादा को क्या लगता है कि उनके बेटे ने या तो पैसे खाए हैं, हवा में ऑर्डर पास किया या बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास किया है, और जिसकी वजह से डिपार्टमेंट वालों को रेवेन्यू का नुकसान हुआ या जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, तो उस केस में वो पापा दादा क्या करेंगे, अपने बेटे के ऑर्डर का रिवीजन कर देंगे। जो बेटे ने ऑर्डर पास किया उसका रिवीजन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। AO ने मान लो इनकम 50 लाख निकाली, असेसी ने भी 50 लाख बताई थी, वो उसको रिवीजन करके 70 लाख 80 लाख कितना भी कर सकते। तो पापा दादा को लगता है कि AO ने पैसे खाए हैं या हवा में ऑर्डर पास किया है या बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास किया, तो वो अपने बेटे के ऑर्डर का रिवीजन कर सकते हैं। अब किन केस में ये लगेगा उनको, किन केस में माना जाएगा कि AO ने पैसे खाए हैं या बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास किया, हवा में ऑर्डर पास किया, किन केस में माना जाएगा? 4 केस बता रखे हैं। पहला, जो ऑर्डर पास किया AO ने वो बिना इंक्वायरी बिना वेरिफिकेशन कर दिया। दूसरा, AO ने जो ऑर्डर पास किया उसमें उसने असेसी को काफ़ी सारी रिलीफ अलाउ कर दी, बिना चेक करे, बिना कुछ चेक करे असेसी को काफ़ी सारे डिडक्शन, काफ़ी सारी रिलीफ अलाउ कर दी। तीसरा, AO ने जो ऑर्डर पास किया उसमें उसने CBDT के इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फॉलो ही नहीं किया। और चौथा है, AO ने जब ऑर्डर पास किया तो उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन असेसी के अगेंस्ट में जा सकते थे उन डिसीजन को देखे बिना ही ऑर्डर पास कर दिया। इन 4 केस में ये मान लिया जाएगा AO ने पैसे खा के हवा में ऑर्डर पास किया है। अब रिवीजन में क्या होगा,
एओ का जो पापा होगा, दादा होगा, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करेगा। मतलब एसएससी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करेगा। जिस दिन वो पापा दादा चेकिंग करने बैठ रहा है उस दिन जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं सबकी चेकिंग करेगा। ऐसा नहीं कि जब एओ ने जिस दिन चेकिंग करी थी उस दिन जो रिकॉर्ड अवेलेबल थे वो चेक करेगा, ऐसा नहीं करेगा। मान लो जब एओ ने चेकिंग करी थी तब एसएससी की पासबुक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब अवेलेबल है तो उसको भी देखेगा। मान लो जब एओ ने चेकिंग करी थी तब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब अवेलेबल है तो अब उसको भी देखेगा। तो कमिश्नर जिस दिन एग्जामिनेशन करने बैठेगा उस दिन जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल है सारे चेक करेगा। उसके बाद एक बार एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देनी पड़ेगी। एसएससी को बोलना पड़ेगा, देखो एसएससी आपकी इनकम आपने 50 लाख बताई थी, मेरे बेटे ने भी 50 लाख कर दी, 50 लाख ही रखी उसको। मुझे लगता है, कमिश्नर बोलेगा, मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने आपसे पैसे खाए हैं और हवा में आपका ऑर्डर पास किया है और मैं आपकी इनकम को 70 लाख कर रहा हूँ, आपको कुछ कहना है क्या? ऐसा एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे अपन एसएससी को। उसके बाद कमिश्नर क्या कर देगा, अपना ऑर्डर पास करेगा और कमिश्नर ऑर्डर में जो इन्होंने असेसमेंट किया उसको इनहेंस भी कर सकता है। यहाँ कम नहीं करेगा कभी भी, या तो इनहेंस करेगा या मॉडिफाई करेगा या कैंसिल करेगा। या तो इनहेंस करेगा, एओ ने इनकम निकाली 50, उसको 70 80 कर सकता है। दूसरा मॉडिफाई कैसे, एओ ने क्या किया, एक इनकम थी एसएससी की लॉटरी की इनकम, एओ ने उसको इंटरेस्ट की इनकम मान लिया। लॉटरी की इनकम पे तो 30% टैक्स लगता है और इंटरेस्ट पे नॉर्मल टैक्स लगता है। तो मान लो लॉटरी की इनकम थी, एओ ने उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान लिया, तो ऐसा कर दिया तो उसको मॉडिफाई कर देगा, उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को फिर से लॉटरी की इनकम मानेगा कौन, कमिश्नर। मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल। कमिश्नर को लगता है कि उसके बेटे ने बिल्कुल ही हवा में काम किया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसको, तो पूरे असेसमेंट को कैंसिल कर देगा कमिश्नर और एओ को बोलेगा कि तू फिर से चेकिंग कर। फिर तू क्या कर, बेटे को बोलेगा तू फिर से उस एसएससी की चेकिंग कर। तो कमिश्नर इनहेंस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। और ये रिवीजन ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा, मतलब कमिश्नर को ये सारे काम कब तक करने, फाइल की चेकिंग करना, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देना, अपना ऑर्डर पास करना, कब तक करना सारे काम। जिस ईयर में उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था उस ईयर के एंड से 2 ईयर्स के अंदर उस ईयर के एंड से 2 ईयर्स के अंदर ये सारे काम उसको करने पड़ेंगे। ये टाइम लिमिट बिल्कुल फालतू कुछ काम करनी है। आगे कंसेप्ट देखा था हमने, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का सिद्धांत, सेक्शन 154 में लगता है पार्शियल मर्जर। यहाँ भी क्या लगता है, सेक्शन 263 में पार्शियल मर्जर का सिद्धांत लगता है। अगर मान लो एओ का जो ऑर्डर था अपील में डिसाइड हो गया, एओ का ऑर्डर अपील में डिसाइड हो गया, तो उसमें मान लो 5 मैटर थे, 3 मैटर ऐसे थे जो अपील का पार्ट थे या अपील में डिसाइड हो गए, 3 मैटर ऐसे थे जो अपील का पार्ट थे या अपील में डिसाइड हो गए। उनका तो रिवीजन कमिश्नर नहीं कर सकता, कमिश्नर की औकात नहीं है उनका रिवीजन करते। लेकिन जो 2 अदर मैटर थे जो अपील का पार्ट ही नहीं थे, उन अदर मैटर का कमिश्नर क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। ये होता है पार्शियल मर्जर। मतलब कोई ऑर्डर एओ का अपील में चला गया, अपील में डिसाइड हो गया, तो जो मैटर अपील का पार्ट थे, अपील में डिसाइड हो गए, उनका तो रिवीजन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अदर मैटर थे जो अपील का पार्ट ही नहीं थे, उनका अपन रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे उनका कमिश्नर क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। ये था सेक्शन 263। 264 और देख लो, रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर। ये क्या है, एओ का पापा दादा क्या कर रहा है, अपने बेटे की फाइल चेक कर रहा है। फाइल चेक करते करते उनको पता चला कि उनके बेटे ने एक एसएससी के भोलेपन का, एक भोला एसएससी था, उस एसएससी के भोलेपन का फायदा उठाया। उस एसएससी की इनकम 20 लाख उसने बताई थी और एओ ने अपनी गलत पावर का यूज़ करके, अपनी पावर का मिस यूज़ करके उस 20 लाख की इनकम को 80 लाख कर दिया। ऐसा कमिश्नर को लगता है या चीफ कमिश्नर को लगता है, ऐसा एओ के पापा दादा को लगता है, तो वो ओन मोशन पे इस सेक्शन में क्या कर सकते हैं, एओ के ऑर्डर का रिवीजन कर सकते हैं। या ये रिवीजन एसएससी की एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। एसएससी की एप्लीकेशन पे कैसे, एओ ने इनकम निकाली क्या बोलते हैं, एसएससी ने इनकम बताई 20 लाख, एओ ने कर दी 80 लाख। एसएससी बोलता है कमिश्नर के पास जाके, देखो आपके बेटे ने गलत फायदा उठा के मेरी इनकम बढ़ा दी, तो भी रिवीजन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे इस वाले रिवीजन में बता तो रखा है कि कमिश्नर या जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो ओन मोशन पे कर देंगे एसएससी के फेवर में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कौन पापा या कौन दादा होगा जो अपने बेटे के खिलाफ ऐसा काम करेगा, तो वैसे बता रखा है ओन मोशन पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। हाँ, एसएससी की एप्लीकेशन पे यहाँ रिवीजन किया जा सकता है। एसएससी को लगता है कि ये उन्हें उसकी इनकम ज़्यादा निकाली है, तो कमिश्नर के पास रिवीजन एप्लीकेशन, उसकी शिकायत कहाँ कर सकता है, कमिश्नर के पास या एओ का जो दादा है, एओ का पापा या दादा के पास, उसकी शिकायत कर सकता है। अब आप बोलोगे एसएससी के पास तो एक राइट है अपील में जाने का, सीआईटी अपील, तो एसएससी वहीं जाएगा। हाँ, तो बेटर तो वही रहता है कि आप सीआईटी अपील में जाओ, क्योंकि सीआईटी अपील में अगर आप केस हार भी गए तो आगे उसको आप आईटीटी में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 264 वाला रिवीजन में हार गए, मान लो 264 वाले रिवीजन में कमिश्नर ने आपकी इनकम को कम नहीं किया, तो इस ऑर्डर को, कमिश्नर के इस ऑर्डर को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। ये फाइनल ऑर्डर होता है, इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे फिर एसएससी सीआईटी अपील में जाएगा, हाँ तो जाएगा वहीं पे, लेकिन सीआईटी अपील में अपील फाइल करने का एक टाइम लिमिट होता है 30 डेज का, 30 डेज का टाइम लिमिट होता है। अब जो भोले एसएससी होते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं होता, उनके पास ऑर्डर आ गया एओ का, 30 डेज निकल गए, हवा में निकल जाते हैं 30 डेज, ज्ञान तो होता नहीं है उनको, 30 डेज निकल गए। अब सीआईटी उनके डिले को कंडोन भी नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे बेचारे। तो ऐसे केस में कहाँ जा सकते हैं वो, कमिश्नर के पास जा सकते हैं। फिर एक ही जान सकता है कमिश्नर के पास जाने का, तो ऐसे केस में फिर वो कमिश्नर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कब तक कर सकता है एसएससी, 1 ईयर का टाइम है यहाँ पे। जैसे एओ का ऑर्डर से कम्युनिकेट हुआ, एओ का ऑर्डर जैसे उसको मिला, उससे 1 ईयर के अंदर यहाँ एप्लीकेशन की जा सकती है। यहाँ 1 ईयर का टाइम लिमिट है, अपील फाइल करने का 30 डेज का टाइम लिमिट है। लेकिन इसमें कंडीशन है,
264 का रिवीजन आप तभी करवा सकते हो अगर आपका अपील फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। 30 डेज का टाइम लिमिट है ना, वो एक्सपायर होगा, 30 डेज बाद ही आप रिवीजन में जा सकते हो। अपील फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर होगा, उसके बाद ही आप इस रिवीजन का सोच सकते हो। अब इसके बाद रिवीजन ऑर्डर पास होगा। रिवीजन ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट 1 ईयर दे रखा है, कुछ काम करनी है टाइम लिमिट आपको देखना भी नहीं है। आगे बता रखा है जो रिवीजन ऑर्डर कमीशन ने पास किया, देखो यहाँ रिवीजन ऑर्डर कमीशन में पास करेगा, या तो एसएससी की इनकम को कम कर देगा या करेगा ही नहीं, या मना कर देगा, बोलेगा कि मेरे बेटे ने ठीक काम किया, कुछ नहीं होगा आपका। तो रिवीजन ऑर्डर जो भी पास हुआ उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं हो सकती। 264 में जो रिवीजन ऑर्डर पास हुआ इसके अगेंस्ट में एसएससी कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकता, ये फाइनल ऑर्डर होता है। और यहाँ पे एक टोटल मर्जर का सिद्धांत लगता है, सेक्शन 154 और ऊपर जो 263 देखा था, यहाँ तो लगता है पार्शियल मर्जर, लेकिन इस केस में क्या लगता है, टोटल मर्जर का सिद्धांत लगता है। अगर एओ का ऑर्डर किसी अपील में चल रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो गया, एओ का ऑर्डर अगर किसी अपील में चल भी रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो गया, तो उसमें जितने भी मैटर है, चाहे वो अपील का पार्ट हो चाहे नहीं हो, किसी भी मैटर का रिवीजन नहीं हो सकता। अगर एओ का ऑर्डर अपील में चल रहा है या अपील में डिसाइड हो गया, एओ का ऑर्डर अपील में चल रहा है या अपील में डिसाइड हो गया, तो उसमें जितने भी मैटर है, किसी भी मैटर पे रिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये होता है टोटल मर्जर। पार्शियल मर्जर में क्या होता था, जो मैटर अपील का पार्ट ही नहीं है उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन टोटल मर्जर में क्या है, टोटल मर्जर मतलब अगर एओ का ऑर्डर अपील में चल रहा है या अपील में डिसाइड हो गया, तो उस ऑर्डर में जितने भी मैटर है, किसी भी मैटर का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये था अपील्स एंड रिवीजन, अपन ने कंप्लीट कर लिया। कभी कभार इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं वो। अगला चैप्टर देखेंगे अपन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये नया कंसेप्ट आया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। पहले एक कंसेप्ट होता था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, ITSC, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया बिल्कुल, उस चैप्टर को आपके कोर्स से डिलीट कर दिया, उसके सारे सेक्शन रिमूव हो चुके, इनकम टैक्स एक्ट से सारे सेक्शन रिमूव हो चुके। उसके जगह आया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके प्रोविजन है सेक्शन 245MA, एक नया सेक्शन आया 245MA, उसमें इसके प्रोविजन डाले गए और यहाँ बनाई गई एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। अगर मान लो देखो एओ एसएससी का असेसमेंट कर चुका, एओ ने एसएससी का असेसमेंट कर दिया 143 स्क्रूटनी में, 144 में बेस्ट जजमेंट कर दिया, या 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर दिया एओ ने एसएससी का। और एसएससी को पता है कि एओ ने जो उसकी इनकम बढ़ाई है, एसएससी को पता है एसएससी चोर है, एसएससी ने चोरी करी है और एसएससी को अब कोई भी नहीं बचा सकता। एसएससी ने चोरी करी है और अब उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी ठुकेंगी, और एसएससी ने चोरी करी है, उसको क्लियर पता है। तो ऐसे केस में वो किससे मदद मांग सकता है, किसके पास मदद की गुहार लगा सकता है, तो वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। डीआरसी के पास जाके वो मदद की गुहार लगा सकता है और डीआरसी उसको माफ़ कर देगी। अब माफ़ किस में देगी, माफ़ किस में करेगी, डीआरसी उसको ऐसा नहीं करेगी कि उसका जो एडिशनल टैक्स बना, एडिशनल टैक्स भी माफ कर देगी, ऐसा नहीं होगा। एडिशनल टैक्स तो एसएससी को देना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। डीआरसी उसकी पेनल्टी माफ कर सकती है एक तो, और उसको जेल जाने से बचा सकती है। तो उसका पेनल्टी और एक उसका प्रोसिक्यूशन माफ कर सकती है, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन डीआरसी माफ कर सकती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। इंटरेस्ट और एडिशनल टैक्स जो भी बन रहा है वो तो देना ही पड़ेगा उसको, बस डीआरसी उसकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को माफ कर देगी, उसको एक तो पेनल्टी माफ कर देगी, दूसरा उसको जेल जाने से बचा सकती है। ये डीआरसी की पावर है। अब डीआरसी कंस्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट करी डीआरसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी भी डीआरसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकता है ताकि डिस्प्यूट्स का निपटारा हो सके। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल नहीं है, वो डीआरपी नहीं है, वो अलग चीज़ है डीआरपी, ये डीआरसी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी एसएससी जा सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड एसएससी बता रखे हैं जो स्पेसिफाइड कंडीशन पूरी करते हैं, खाली वो स्पेसिफाइड एसएससी जा सकते हैं, सारे एसएससी नहीं जा सकते इसमें। और दूसरा बता रखा है सभी ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते आप, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर बता रखे हैं एओ के, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर, उनके अगेंस्ट में ही आप डीआरसी में जा सकते हो, डीआरसी में ही आप मदद की भीख मांग सकते हो, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर बता रखे हैं। अब स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या बता रखे हैं और स्पेसिफाइड पर्सन कौन बता रखे हैं, वो दे रखा है इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर खत्म। क्या है स्पेसिफाइड ऑर्डर देख लेते हैं। तो एओ का कोई भी ऑर्डर है, एओ का कोई भी ऑर्डर है इंक्लूडिंग ड्राफ्ट ऑर्डर, अगर एओ ने मान लो भी फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया, खाली ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको पता चल जाता है कि हाँ आप तो चोर हो और आपको कोई नहीं बचा सकता, तो आप डीआरसी में जा सकते हो। तो एओ का कोई भी ऑर्डर इंक्लूडिंग ड्राफ्ट ऑर्डर, और उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, जो वेरिएशन है ऑर्डर में वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब आपने छोटी मोटी चोरी करी है। एओ ने इनकम निकाल दी आपकी 30 लाख और आपने बताई थी 20 लाख, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन कितना है, 10 लाख का मैक्सिमम वेरिएशन कितना है, 10 लाख का, 10 लाख से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है, तो आप जा सकते हो। 10 लाख से ज़्यादा वेरिएशन मतलब आपने भयंकर चोरी करी है, बड़ी चोरी, तो नहीं जा सकते। छोटे मोटे चोरों को यहाँ माफ़ी मिलेगी, छोटे मोटे चोरों को। तो 10 लाख का वेरिएशन है मैक्सिमम, तो जा सकते हो। दूसरा, वो ऑर्डर जो ऑर्डर पास हुआ होगा वो सर्च का नहीं होना चाहिए, मतलब सर्च के बेस पे नहीं होना चाहिए। सर्च के केस में बड़ी चोरी मानी जाती है, सर्च के केस में कभी भी आप डीआरसी में नहीं जा सकते। दूसरा, सर्वे का केस भी नहीं होना चाहिए, सर्वे के केस में भी नहीं जा सकते। और तीसरा, एओ ने जो ऑर्डर पास किया वो कैसे पास किया है, इंडिया के बाहर से आपके लिए इन्फॉर्मेशन मंगवाई है, इंडिया के बाहर से आपकी इन्फॉर्मेशन इंडिया के बाहर से मंगवाई है उसने। सेक्शन 90 जो डबल टैक्सेशन वाला सेक्शन होता है, सेक्शन 90 या 90A में इंडिया के बाहर से आपकी इन्फॉर्मेशन मंगवाई है, मतलब आप बड़े आदमी हो, इंडिया के बाहर से आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ऐसे केस में भी आप
डीआरसी में नहीं जा सकते। इन ऑर्डर के केस में डीआरसी में नहीं जा सकते। सर्च वाला ऑर्डर, सर्वे वाला ऑर्डर, और अगर आपका जो एओ ने असेसमेंट किया, कैसे किया, इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन मंगा के, इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन मंगा के असेसमेंट किया है, ऐसे केस में भी आप डीआरसी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में नहीं जा सकते। और लास्ट बता रखा है आरओआई में जो आपकी इनकम है वो मैक्सिमम 50 लाख तक है। आपने जो इनकम दिखाई थी आरओआई में वो मैक्सिमम 50 लाख तक दिखाई थी, आप डीआरसी में जा पाओगे। 50 लाख से ज़्यादा दिखाई थी तो नहीं जा पाओगे। मान लो आपने इनकम दिखाई थी आरओआई में 58 लाख, एओ ने कर दी 62 लाख। वैसे तो वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, वेरिएशन विद इन लिमिट है, लेकिन दूसरी जो तीसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, आरओआई में आपने जो इनकम दिखाई थी 50 लाख तक दिखाई थी, अब तो 50 लाख दिखाई थी तो ही जा सकते हो, 50 लाख से ज़्यादा दिखाई थी तो नहीं जा सकते। तो ये कुछ कंडीशन है स्पेसिफाइड ऑर्डर, इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डीआरसी में जा सकते हो। क्या क्या कंडीशन है, पहला ऑर्डर में वेरिएशन 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ऑर्डर सर्च का, सर्वे का या इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन मंगाने वाला ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और तीसरा आरओआई की आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस ऑर्डर की, तो आप डीआरसी में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, जो स्पेसिफाइड कंडीशन जो दे रखी हैं अभी प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी उनको पूरी कर देता है, वो बन जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। लेकिन कुछ पर्सन यहाँ कवर नहीं होंगे, कुछ पर्सन डीआरसी में नहीं जा पाएंगे। मान लो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो भी गई, स्पेसिफाइड ऑर्डर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो भी गई, 10 लाख वाली, 50 लाख वाली, और जो स्पेशल ऑर्डर है उसकी कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो भी गई तो भी नहीं जा पाओगे। कौन कौन से पर्सन नहीं जा पाएंगे, पहला कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ है, जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ, कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज में। अगर कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ, कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, वो नहीं जा पाएगा। दूसरा कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है और वो कन्विक्ट हो गया, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो गया और वो कन्विक्ट हो गया, कौन से एक्ट के अंदर, या तो इंडियन पेनल कोड के अंदर, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, या एनडीपीएस नार्कोटिक्स ड्रग्स के अंदर, या प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के अंदर, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। इनमें से किसी भी एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाता है तो वो भी डीआरसी में नहीं जा पाएगा। आगे बता रखा है अगर डिपार्टमेंट वालों ने उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग, मतलब जेल वगैरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, इनकम टैक्स में भी उसके अगेंस्ट में जेल वगैरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब वो पर्सन लेट हो गया, डिपार्टमेंट वालों ने प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। देखो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, सबसे पहले असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, डिमांड नोटिस भेजते हैं, असेसी चुपचाप पैसा दे देता है, ठीक है, नहीं देता तो फिर उसके अगेंस्ट में पेनल्टी ठोकी जाती है, प्रोसिक्यूशन वगैरह लगाया जाता है। तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी तो फिर वो डीआरसी में नहीं जा पाएगा। आपको जाना है तो जल्दी जल्दी जाओ, पहले जल्दी जाओ, बाद में नहीं जा पाओगे। और लास्ट बता रखा है कोई पर्सन अगर स्पेशल कोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 3 है, स्पेशल कोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें अगर वो नोटिफाइड है, स्पेशल कोर्ट एक्ट में कौन नोटिफाइड है आपको याद नहीं रखना, बस अगर वो नोटिफाइड है तो वो भी नहीं जा सकता। ये लोग डीआरसी में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते, जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ है, कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज है। जो पर्सन कन्विक्ट है कौन से एक्ट में, इंडियन पेनल कोड में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, एनडीपीएस में, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में, करप्शन एक्ट में, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। जिस पर्सन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई वो भी नहीं जा पाएगा। और कोई ऐसा पर्सन है जो स्पेशल कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 में नोटिफाइड है वो नहीं जा पाएगा। अब डीआरसी की पावर दे रखी है, डीआरसी क्या कर सकता है, देखो डीआरसी मैंने बता दिया, ये आपका टैक्स और इंटरेस्ट माफ नहीं करेगा, ये क्या माफ करेगा, आपकी पेनल्टी को माफ करेगा, या तो पेनल्टी को पूरी माफ कर देगा या पार्टली माफ करेगा, या तो पूरी माफ कर देगा पार्टली माफ करेगा। दूसरा आपको जेल जाने से बता लेगा, ये इसकी दो पावर है, एक तो पेनल्टी को माफ करने की और एक जेल जाने से बचाने की। ये था अपना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है गलती से इसका क्वेश्चन आ जाए तो एक बार देख लेना, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो इसमें फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन तो क्या होता था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, ये छोटा सा कर दिया, इनको छोटा सा कर दिया और काफ़ी सिंपल कर दिया। अब आते पर अगला टॉपिक पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। एक तरीके से अपन दो चैप्टर कवर करेंगे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, एक पेनल्टीज वाला, एक ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन वाला। सबसे पहले देखेंगे पेनल्टीज। देखो इनकम टैक्स में आपके ऊपर टैक्स लगता है, पहले तो इंटरेस्ट भी लगता है, काफ़ी सारे डिफॉल्ट में इंटरेस्ट भी लगता है आपके ऊपर, एक फीस भी लगती है, फीस देखी थी ना 234F वाली, 234E वाली फीस लगती है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न, TCS रिटर्न, उनकी फीस भी लगती है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, इंटरेस्ट लगता है, टैक्स लगता है, फीस लगता है, इसके अलावा पेनल्टी भी आपको ठुकती है। अगर आप कुछ नॉन कंप्लाइंस करते हो इनकम टैक्स में, अगर आप कुछ नॉन कंप्लाइंस करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। इसके अलावा आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। प्रोसिक्यूशन मतलब इनकम टैक्स में कुछ ऐसे ऑफेंस दे रखे हैं, अगर आप उनका करते हो, अगर वो ऑफेंस आप करते हो तो आपको जेल में भी सड़ना पड़ सकता है। तो पेनल्टी से आपको ठुकती है अगर आप कुछ नॉन कंप्लाइंस करते हो, तो अगर आप कुछ ऑफेंस करते हो तो आपको जेल में भी सड़ना पड़ सकता है, इनकम टैक्स में वो भी बता रखे हैं। तो पेनल्टीज भी बता रखी है और प्रोसिक्यूशन बता रखी है। तो पेनल्टीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। पेनल्टीज देखो काफ़ी सारी है, वैसे तो टोटल पेनल्टी अपन इसी चैप्टर में कवर करेंगे, एक ट्रांसफर प्राइसिंग वाली पेनल्टी छोड़ के। ट्रांसफर प्राइसिंग की स्पेशल पेनल्टी आती है जो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में देखी जाएगी, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में स्पेशली कवर्ड होंगी क्योंकि वो वहीं समझ में आएंगे। बाकी टोटल पेनल्टी आपके इनकम टैक्स में जितने भी पेनल्टी है सारी यहाँ अपन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पेनल्टी जो होती है वो होती है सेक्शन 270A। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है कभी कभार आता है तो इसी पेनल्टी का आता है, सेक्शन 270 वाली पेनल्टी, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम
की पेनल्टी लगती है। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होती है? एओ ने क्या किया, आपका असेसमेंट किया या रीअसेसमेंट किया? असेसमेंट किया या रीअसेसमेंट किया? 143(3) स्क्रूटनी वाला, 144 बेस्ट जजमेंट वाला, 147 इनकम एस्केपिंग वाला। तो असेसमेंट या रीअसेसमेंट में एओ ने आपकी इनकम या तो बढ़ा दी या इनकम में कुछ एडिशन कर दिया या आपके लॉस कम कर दिया या लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया, ये होता है अंडर रिपोर्टिंग। क्या बोला मैंने? या तो आपकी इनकम बढ़ा दी या इनकम में कुछ एडिशन कर दिया या आपके लॉस कम कर दिए या आपके लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया, ये होता है अंडर रिपोर्टिंग। ये होता है अंडर रिपोर्टिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपने आरओआई में इनकम बताई थी 60 लाख की, फिर उसके बाद आपकी होती है 143(1) में प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर करता है समरी असेसमेंट, जो 100% रिटर्न की होती है। उसमें आपकी इनकम हो गई मान लो 65 लाख, ये आपकी टोटल इनकम थी। अब एओ ने आपका असेसमेंट किया 143(3) में स्क्रूटनी, मान लो स्क्रूटनी करी और आपकी 65 लाख जो इनकम हो गई थी 143(1) में, इसको कर दिया 82 लाख, मान लो 82 लाख कर दिया। सबसे पहले तो देखो आरओआई से जो इनकम बढ़ती है 143(1) में, 143(1) की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में जो इनकम बढ़ती है, इसको कभी भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं माना जाता। ये 5 लाख जो बढ़े आपके, ये यूआरआई नहीं है। अंडर रिपोर्टेड इनकम को अपन बोलते हैं यूआरआई, अंडर रिपोर्टेड इनकम यूआरआई। ये यूआरआई नहीं मानी जाती, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि ये तो सभी रिटर्न्स की होती है। तो अगर आपकी प्रोसेसिंग में भी इनकम बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर आपको कोई पेनल्टी वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रोसेसिंग से फिर एओ ने असेसमेंट किया, जब एओ असेसमेंट करता है, एओ इनकम बढ़ाता है, वो होती है अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो देखो 65 लाख की इनकम को एओ ने कितना कर दिया? 82 लाख। तो कितनी बढ़ा दी इसने इनकम, बताओ? 17 लाख बढ़ा दी। ये 17 लाख क्या है? ये है अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये होते हैं अंडर रिपोर्टिंग। ये आपने अंडर रिपोर्टिंग की है 17 लाख की। आरओआई की इनकम चेक नहीं करेंगे अपन, ये 143(1) वाली से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 143(1) में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जो इनकम बढ़ती है वो एओ नहीं बढ़ाता, वो तो कंप्यूटर से एडजस्टमेंट से बढ़ती है। तो उसमें कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है, तो वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, जब एओ असेसमेंट करते हैं और एओ आपकी इनकम बढ़ाता है, वो होती है अंडर रिपोर्टिंग इनकम। मान लो इसी केस का 2 साल बाद रीअसेसमेंट हो गया, फिर से असेसमेंट हो गया 147 में, 147 में हो सकता है ना रीअसेसमेंट, और एओ ने इनकम कर दी 90 लाख की, 82 से अब 90 कर दी। तो 82 से 90 हुई, कितनी हुई? 8 लाख की बढ़ गई। ये भी क्या है? अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये भी क्या है? अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये भी क्या है? अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो ये होती है अंडर रिपोर्टेड इनकम। एओ असेसमेंट या रीअसेसमेंट में आपकी इनकम बढ़ा देता है, या आपके लॉस को कम कर देता है, या आपके लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर देता है। ये सब क्या होती है? अंडर रिपोर्टिंग होती है या अंडर रिपोर्टेड इनकम होती है। अब पेनल्टी कितनी ठुकती है आपके ऊपर अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग की है? तो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स बनता है, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, अंडर रिपोर्टेड इनकम में जो टैक्स बनता है उस टैक्स की 50% पेनल्टी लगेगी। मान लो अंडर रिपोर्टेड इनकम आपकी है 20 लाख, 20 लाख पे टैक्स बनता है मान लो 6 लाख, उस 6 लाख का 50%, 6 लाख का 50% मतलब 3 लाख की पेनल्टी लगेगी, अंडर रिपोर्टेड इनकम के टैक्स की पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लो आपने जो अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है, आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है मिस रिपोर्टिंग करके, तो पेनल्टी हो जाएगी 200% ऑफ टैक्स, 200%, 50 की जगह कितनी हो जाएगी? 200%। अब मिस रिपोर्टिंग क्या होती है? आपने बिल्कुल फर्जीवाड़ा किया है, बोगस बिल डाल दिए या इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी, ये होते हैं बिल्कुल फर्जीवाड़ा, इसे बोलते हैं मिस रिपोर्टिंग। पता चलेगा मिस रिपोर्टिंग क्या होते हैं। तो मिस रिपोर्टिंग करके अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है तो 200% ऑफ टैक्स। अब एक चीज़ और है, क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा अंडर रिपोर्टिंग माने मिस रिपोर्टिंग माने, तो हमेशा क्या मानना है आपको? अंडर रिपोर्टिंग। 50% की पेनल्टी लगानी है, हमेशा अंडर रिपोर्टिंग मानना है। क्वेश्चन में स्पेशली लिख दे कि मिस रिपोर्टिंग का केस है, स्पेशली क्या लिख दे? मिस रिपोर्टिंग का केस है, तो 200 की लगानी है। क्योंकि अपन अजम्पशन लेंगे, जो इंस्टीट्यूट लेता है, इंस्टीट्यूट क्या लेता है? नॉर्मल अंडर रिपोर्टिंग मानता है। हाँ, स्पेशली बोल दे कि मिस रिपोर्टिंग मानो तो मिस रिपोर्टिंग मानेंगे। हम नोट और दे रखा है, टैक्स जो निकालोगे आप अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकालोगे तो खाली टैक्स लगाओगे, खाली टैक्स नहीं लगाएंगे, सरचार्ज का केस है, सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो लगाना है, मतलब टैक्स भी लगाएंगे, सरचार्ज का केस है, सरचार्ज की लिमिट क्रॉस हो रही है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो लगाना है, 4% सेस तो लगाना है। तो वो होगा टैक्स, उसका 50% करेंगे या 200% करेंगे? किसका करेंगे? टैक्स का करेंगे। इसका करेंगे? टैक्स का करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये अंडर रिपोर्टेड इनकम और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे? देखो अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालने की तो कोई जरूरत होती नहीं है, मेन क्या है? आपको टैक्स निकालना है। अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकाल दिया तो अपने आप ही पेनल्टी निकल जाएगी, 50% ऑफ टैक्स या 200% ऑफ टैक्स। तो वो अपन को सीखना है। तो फर्स्ट टाइम किसी एसएससी का फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम या तो 143(3) में हो रहा है या 144 में बेस्ट जजमेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है, पहली बार उसका असेसमेंट हो रहा है, और उस एसएससी ने रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखी थी, जबकि उसको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी थी, उसका टैक्स बनता था, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखी थी। और कौन एसएससी है? कंपनी फर्म या लोकल अथॉरिटी है, जिन पे स्लैब नहीं लगता। कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी कौन होती है? जिन पे स्लैब नहीं लगता। तो अगर ये एसएससी है तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी? जो भी एओ ने इनकम निकाली वो हो जाएगी इनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अदर एसएससी है तो जैसे मान लो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी? जो भी एओ ने इनकम निकाली उसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेस कर देना, वो आ जाती है अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये कुछ काम की नहीं होती अंडर रिपोर्टेड इनकम, अपन को टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना सीखना है। तो जैसे मान लो
कंपनी थी एक ए लिमिटेड, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखी थी। रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी मतलब उसने अपनी इनकम कितनी बता रखी थी, कितनी बताई थी, 0 बताई थी। रिटर्न फाइल नहीं करी मतलब इनकम 0 बताई थी। और एओ ने इनकम निकाल दी 8 लाख, एओ ने इनकम निकाल दी 8 लाख। तो एओ ने कितनी इनकम बढ़ा दी उसकी, 8 लाख बढ़ा दी। तो 8 लाख क्या होगी एक तरीके से अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो 8 लाख पे जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स निकाल दो, 8 लाख पे जो टैक्स बनता है वो निकाल दो, ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। तो एक कंपनी है जिसने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, तो रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, इनकम कितनी बता रखी थी, 0 बता रखी थी। रिटर्न नहीं फाइल करी मतलब इनकम कितनी बताई होगी, 0 बताई होगी जब रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो। और एओ ने इनकम निकाल दी उसकी 8 लाख। तो 8 लाख क्या हो गई, अंडर रिपोर्टेड इनकम। और 8 लाख पे जो टैक्स बना वो आ गया टैक्स ऑन यूआरआई, वो बन गया टैक्स ऑन यूआरआई। ऐसे ही मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखी और एओ ने उसकी इनकम निकाल दी 8 लाख, 8 लाख। अब टैक्स कैसे निकालोगे मिस्टर ए का, वही 8 लाख पे टैक्स निकाल दो, बेसिक स्लैब लगा के 2.5 लाख का एग्जाम्पशन दे दो, बाकी स्लैब लगा दो, वही क्या हो जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। मतलब जो एओ ने इनकम निकाली, जो एओ ने इनकम निकाली उसी पे टैक्स निकाल दो आप, जो एओ ने इनकम निकाली उसी पे आप टैक्स निकाल दो, वही क्या हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, वही हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी तो। अब दूसरा केस, एसएससी ने रिटर्न फाइल कर रखी थी तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी, मतलब जितनी इनकम एओ ने बढ़ाई है वो बन जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम। कैसे बनेगी देखो, ऊपर एग्जांपल लिया था वही लेता हूँ मैं। आरओआई में इनकम दिखाई आपने 60 लाख, 143(1) में हुई 65 लाख, एओ ने कर दी 143(3) में मान लो 82 लाख। तो 60 से 65 ये 5 लाख जो बढ़ा, ये बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम है क्या, ये नहीं है, मैंने बता दिया आपको। अब 65 लाख की इनकम को, मतलब 143(1) में 65 लाख हो गई थी, कंप्यूटर ने कर दी थी 65 लाख, उसको एओ ने कर दिया 82 लाख, और 17 लाख से एओ ने इनकम बढ़ा दी। ये है आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। जितनी इनकम एओ ने बढ़ाई वो क्या होती है अंडर रिपोर्टेड इनकम। मैंने ऊपर ये बताया था, एओ इनकम बढ़ा देता है या आपके लॉस को कम कर देता है, वो क्या होता है अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये 17 लाख क्या है अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब टैक्स कैसे निकालोगे, टैक्स यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 17 लाख पे डायरेक्टली टैक्स निकाल दो, डायरेक्टली टैक्स नहीं निकालना इस पे अपन को, यहाँ टैक्स स्पेशल तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा, एओ ने जो इनकम निकाली है सबसे पहले तो उस पर टैक्स निकालो। देखो इस एग्जांपल में एओ ने कितने भी इनकम निकाली है 82 लाख की, आप 82 लाख पे टैक्स निकाल लो, सेस वगैरह ऐड करके 82 लाख पे से टैक्स निकाल लो। फिर क्या करो, 143(1) में जो इनकम थी, 143(1) में जो इनकम थी, एसएससी ने जो बताई थी वो नहीं, जो 143(1) में इनकम थी कितनी थी 65 लाख, इस पे टैक्स निकाल के ये टैक्स लेस कर दो। एओ ने जो इनकम निकाली है उस पे टैक्स निकाल लो और उसमें से 143(1) वाली इनकम का टैक्स लेस कर दो, 143(1) वाली इनकम का टैक्स लेस कर दो, ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। टैक्स ऑन यूआरआई हो गया, फिर तो 50% या 200% आपको करना है। तो एओ ने जो इनकम निकाली है उस पर टैक्स निकाल लो, माइनस कर दो, 143(1) के अकॉर्डिंग जो इनकम थी उसका टैक्स लेस कर दो, ये आ जाएगा आपका टैक्स ऑन यूआरआई, ये आ जाएगा आपका टैक्स ऑन यूआरआई। एओ ने जो इनकम निकाली उस पर टैक्स निकाल लो, माइनस कर दो 143(1) वाली इनकम का टैक्स, ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। टैक्स ऑन यूआरआई निकालना है मेन तो, क्योंकि उसका करना है अपन को 50 या 200%। ये था फर्स्ट टाइम असेसमेंट। अब मान लो किसी एसएससी का रीअसेसमेंट हो रहा है, मान लो ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसी ईयर का केस इसका आगे जाके 143 में खुल जाता है, मान लो 143 के बाद 147 में खुल जाता है, इसका रीअसेसमेंट हो जाता है 147 में, और एओ इनकम कर देता है 90 लाख 147 में। तो देखो 65 to 82, 17 लाख की तो पहले अंडर रिपोर्टेड इनकम हो चुकी थी, 17 लाख पे तो अपन ने फर्स्ट टाइम असेसमेंट के टाइम पेनल्टी निकाल दी होगी, इसका काम खत्म हो गया। अब 2 साल बाद उसका 147 में असेसमेंट हुआ, एओ ने 90 लाख की इनकम कर दी, तो 82 से 90 कितनी बढ़ी बताओ, 8 लाख बढ़ी। ये क्या है, ये है अंडर रिपोर्टेड इनकम। इस 8 लाख पे क्या कर देंगे अपन, डायरेक्टली टैक्स नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रीअसेसमेंट में एओ ने जो इनकम निकाली है, मतलब रीअसेसमेंट में एओ ने कितनी इनकम निकाली है 90 लाख निकाली है, 90 लाख पे टैक्स निकाल दो, पहले तो 90 लाख पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो एओ ने जो इनकम पहले असेस करी थी 143(3) या कोई से भी सेक्शन में पहले असेस करी थी उसका टैक्स लेस कर दो। पहले कितनी करी थी एओ ने 82, 90 माइनस 82, टैक्स ऑन 90 माइनस टैक्स ऑन 82, टैक्स ऑन 90 माइनस टैक्स ऑन 82, ये आ जाएगा आपका टैक्स ऑन यूआरआई। रीअसेसमेंट का केस है। अब आप बोलोगे अपने डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं किया कि टैक्स निकाल दे अपन सीधा 90 लाख पे और इसमें से लेस कर दें टैक्स ऑन, सीधा अपन लेस कर दें मान लो 65, दो अलग अलग क्यों किया, 17 लाख का अलग और 8 लाख का अलग, 17 लाख की अलग, ये 8 लाख अलग, ऐसा क्यों नहीं किया, डायरेक्टली कर देते 25 लाख यूआरआई निकालते और सीधा ऐसे टैक्स निकाल लेते दोनों का, ऐसा क्यों नहीं किया। देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, 143(3) में जब एओ ने इनकम बढ़ाई थी उसकी पेनल्टी बताओ कब लगी होगी, जब 143(3) का ऑर्डर पास हुआ होगा उस ईयर में लगी होगी, उस ईयर की बात होगी वो। 147 में जब एओ ने इनकम बढ़ाई इसकी पेनल्टी कब लगेगी, जब 147 का केस हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि 143 और 147 एक ही साल का एक ही साल में हो जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि एक ही साल का एक ही साल में हो गया तो फिर भी आप सोचते हैं कि चलो एक साथ निकाल ले, ऐसा कभी होगा नहीं। 147 तो क्या है, बाद में जाके एओ को कभी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि उस ईयर कुछ गलती हो गई थी चेकिंग में, तो वो केस खोल लेता है,
तो एक साथ ऐसा नहीं निकालना आपको कि डायरेक्टली चलो एक झटके में पूरी पेनल्टी निकाल दे। तो फर्स्ट टाइम असेसमेंट की पेनल्टी अलग निकलती है, री असेसमेंट होता है तो उसकी पेनल्टी अलग निकलती है, एक साथ नहीं निकलती कि एक साथ ही निकाल के पटक दो आप। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉस रिड्यूस और कन्वर्टेड इनटू इनकम। एओ ने आपके लॉस को कम कर दिया या आपके लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या करोगे? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लो आरओआई में आपने जो लॉस बताया था वो बताया था 10 lakhs का, 10 lakhs का लॉस बताया था आपने, और इसको कैरी फॉरवर्ड किया था। 10 lakhs का आपका लॉस था, 143 में प्रोसेसिंग हुई तो इस लॉस को कर दिया गया 8 लाख। 2 लाख का लॉस आपका कम करके 8 लाख कर दिया गया, 8 लाख कर दिया गया। बताओ ये 10 लाख से 8 लाख का जो लॉस कम हुआ, मतलब 2 लाख का जो लॉस कम हुआ, ये अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी क्या? मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। अब मान लो एओ ने असेसमेंट किया आपका 143 में और 8 लाख के लॉस को कर दिया मान लो 3 लाख का लॉस कर दिया। 8 लाख का लॉस था एज पर प्रोसेसिंग, उसको 3 लाख पे ला दिया, मतलब 5 लाख से आपका लॉस कम कर दिया। तो बताओ अंडर रिपोर्टिंग कितनी हुई? 8 लाख के लॉस को 3 लाख कर दिया, सोच के बताओ। 8 लाख के लॉस को 3 लाख कर दिया, मतलब एक तरीके से कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख की क्या हो गई? यूआरआई। मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख से लॉस कम कर दिया, 5 लाख क्या हो गई? यूआरआई। ये हो गई यूआरआई। और अब क्या होगा? टैक्स ऑन यूआरआई कैसे निकालोगे? यहाँ ऐसा मत कर देना टैक्स ऑन 3 लाख का लॉस माइनस टैक्स ऑन 8 लाख का लॉस। लॉस पे टैक्स कैसे निकालोगे? ऐसा नहीं करना यहाँ पे। यहाँ क्या करना है इस वाले केस में, जो आपकी यूआरआई आई है ना, इसी को मान लो टोटल इनकम और इसी पे टैक्स निकाल दो। तो ये ऐसा केस है लॉस वाला जिसमें आपको यूआरआई निकालनी पड़ेगी। मतलब एओ ने कितनी इनकम क्या बोलते हैं, एओ ने कितना लॉस कम किया ये निकालना पड़ेगा। तो 8 लाख के लॉस को 3 लाख कर दिया, तो 5 लाख का लॉस कम किया, तो 5 लाख क्या आ गई आपकी यूआरआई? 5 लाख पे टैक्स निकाल दो। मान लो कंपनी का केस है, 5 लाख पे 30% लगा के काम खत्म कर दो। टैक्स सरचार्ज सेस जो भी लगता है वो लगा के काम खत्म कर दो। सेस लगेगा एक, तो सरचार्ज तो लिमिट क्रॉस होने पे लगता है, तो सीधा वो आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। ये बिल्कुल सिंपल केस है। जितना भी लॉस एओ ने रिड्यूस किया है डायरेक्टली उस पर टैक्स निकाल दो, वही हो गया टैक्स ऑन यूआरआई, वही हो गया टैक्स ऑन यूआरआई। अब इस केस में मैंने बताया आपको एओ लॉस को रिड्यूस भी कर सकता है और इनकम में भी कन्वर्ट कर सकता है। मान लो एओ ने क्या किया, 3 लाख के लॉस को 3 लाख के लॉस की जगह मान लो उसने कर दिया इसको 4 लाख की इनकम कर दी। मान लो 8 लाख का लॉस था एक पर 143 एओ ने जब असेसमेंट किया 4 लाख की इनकम बना दी। अब बताओ यूआरआई कितनी है? यूआरआई कितनी सोचिए बताओ। एक तो 8 लाख का लॉस कम कर दिया, 8 लाख का 8 लाख तो वो हो गए, और 4 लाख से इनकम बढ़ा दी। 8 लाख प्लस 4 लाख कितने हो गए? 12 लाख। 12 लाख से क्या हो गया आपकी यूआरआई? 8 लाख का लॉस कम कर दिया, 4 लाख से इनकम बढ़ा दी। 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख। 12 लाख आ गई यूआरआई। 12 लाख पे टैक्स निकाल दो, ये हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, ये हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। लॉस का केस तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसा ही रीअसेसमेंट में होगा, ऐसा ही नॉर्मल केस रीअसेसमेंट का होगा। तो ये था लॉस रिड्यूस और कन्वर्टेड इनटू इनकम वाला केस, जो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन मैंने आपको सारे क्लास में करवाई दिए थे। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा था मिस रिपोर्टिंग कब माना जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग ये कब माना जाएगा कि आपने जो अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है। अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग करके करी है, तो इसके टोटल 6 केस दे रखे हैं। 6 केस क्या दे रखे हैं? पहला केस मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो। आप फैक्ट्स का क्या करते हो? मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो। कैसे मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो? आपने एक लैंड सेल किया था और आपको LTCG हुआ था, और LTCG कौन सा है, लैंड पे कौन सा होता है? 112 वाला होता है, जो 20% से टैक्सेबल होता है। आपने उस LTCG ऑन लैंड को दिखा दिया LTCG ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। 112A वाला LTCG दिखा दिया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का, जो 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट हो जाता है और 1 लाख के ऊपर क्या होता है? ओनली 10% से टैक्सेबल होता है। ये आपने किया, ऐसा फर्जीवाड़ा किया, इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये बन जाएगा मिस रिपोर्टिंग, ये माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग। दूसरा, आपने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी। आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा था, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा था, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, और आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रखे। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रखे? इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करोगे तो देखो इन्वेस्टमेंट में इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिविडेंड इनकम। अब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करोगे तो आपको इनकम भी रिकॉर्ड करनी पड़ जाती, अब इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया ताकि आपकी इनकम ही ना बने। तो माना जाएगा फर्जीवाड़ा और आपके लग जाएगी 200% वाली पेनल्टी। तीसरा केस है, आप किसी खर्चे का डिडक्शन ले लेते हो, किसी खर्चे का डिडक्शन ले लेते हो, आपका उसके पास बिल ही नहीं था, एविडेंस ही नहीं था। आपने 10 लाख का मेंटेनेंस खर्चा दिखा रखा था पीएनएल में, जिसका आपका बिल ही नहीं है, ऐसे दिखा दिया 10 लाख का। क्या मानी जाएगी? मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। आगे बता रखा है रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स। इंडिया में जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं 90% लोग इसी तरीके से करते हैं। 90% लोग रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स। ये क्या है? फॉल्स एंट्री। फॉल्स एंट्री मतलब ऐसा नहीं कुछ गलती कर दिया एंट्री में, वो नहीं है। फॉल्स एंट्री मतलब क्या है? आपने बिल जुगाड़े और फर्जी बिल, बोगस बिल बुक्स में रिकॉर्ड किए।
बिल कैसे जुगाड़े? आपने क्या किया, एक पार्टी को 50 लाख का पेमेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, बिजनेस की रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे 50 लाख का पेमेंट कर दिया, उसे बिल भी ले लिया, उस पार्टी से, सामने वाली पार्टी से बिल भी ले लिया, 50 लाख का ओरिजिनल बैंक से पेमेंट भी कर दिया आपने, और बिल भी ले लिया, बिल भी ले लिया आपने, बैंक से पेमेंट उसको कर दिया, जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं था, बस ऐसे ही पेमेंट दिखा दिया उसको 50 लाख का। अब आप बोलोगे पैसे वापस कैसे आएंगे? चुपचाप उसे कैश ले लिया, 50 लाख का उसको पेमेंट किया, उसने अपना कमीशन काट लिया 1 लाख का और आपको 49 लाख कैश में लौटा दिए उसने, 49 लाख उसने आप कैश में लौटा दिए, 50 लाख का आपने खर्चा क्लेम कर लिया बिजनेस में, 50 लाख पे 30% लगाओ, 15 लाख का टैक्स बचा लिया आपने। ये होता है फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़े इंडिया में चलते हैं काफ़ी तगड़े। तो ऐसा फर्जीवाड़ा किया, ये होता है बोगस बिल डालना, और इसकी तगड़ी पेनल्टी भी लगती है। अभी आपको पता चलेगा, इसकी पेनल्टी और भी हाई जाती है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये होता है फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड करना, जो खर्चा आपने किया ही नहीं उसका बिल जुगाड़ के आपने रिकॉर्ड कर लिया, बिल जुगाड़ के रिकॉर्ड कर लिया, टैक्स के भी मजे ले लिए, इसमें जीएसटी के मजे भी हो जाते हैं। जीएसटी के मजे कैसे हो जाते हैं वो जीएसटी में देखना आप, तो जीएसटी के मजे भी हो जाते हैं। तो ऐसा आपने मजे लिए तो वो माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग, और वो भयंकर फर्जीवाड़ा माना जाता है। और लास्ट बता रखा अगला, आपने कोई इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की बुक्स में, आपको हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता था, रेंट को दिखाते नहीं बुक्स में, रेंट को नहीं दिखाते आप, क्या माना जाएगा? मिस रिपोर्टिंग। और लास्ट बता रखा है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट ही नहीं करते, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हमेशा क्या माना जाता है? ट्रांसफर प्राइसिंग का केस जो होता है हमेशा मिस रिपोर्टिंग माना जाता है। तो ये कुछ केस मिस रिपोर्टिंग माने जाएंगे। अब आ जाओ, एक स्पेशल चीज हो रहा है, छोटी सी थियरी वाली चीज है। अब देखो क्या हुआ, एसएससी की एओ ने इनकम बढ़ा दी। अब एसएससी की इनकम तो बढ़ी गई, इनकम बढ़ गई तो उसको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कौन सी लगेगी? 270 वाली लगेगी। एओ ने एसेसमेंट में इनकम इंक्रीज कर दी, मान लो 10 लाख 20 लाख कितनी भी कर दी इनकम, या 50 लाख कर दी, पेनल्टी उसके लगाएगा एओ, पेनल्टी लगाएगा 270 वाली। एक प्रोसिक्यूशन और होगा एसएससी का, एसएससी को जेल भी जाना पड़ेगा। एक सेक्शन आएगा अपना 276C, उसमें जेल हो सकती है, उसमें जेल हो सकती है 7 ईयर्स तक की, वो जेल भी हो सकती है। तो पेनल्टी तो लगा दिया, जेल भी क्या हो सकता है? एसएससी को जेल भी हो सकती है, एसएससी को जेल में सड़ना पड़ सकता है। अब एसएससी एओ से माफी मांग सकता है क्या पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के लिए, कि एओ उसकी पेनल्टी को माफ कर दे और उसकी प्रोसिक्यूशन को माफ कर दे, उसको पेनल्टी को माफ कर दे और उसको जेल जाने से बचा ले। एसएससी एओ से माफी मांग सकता है क्या? देखो, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी अपन ने पढ़ा था, वो तो अलग चीज थी, उसमें कुछ एसएससी जा सकते हैं जो छोटे मोटी चोरी करते हैं, कुछ छोटे मोटे चोर वाले एसएससी वहां जा सकते हैं, और वहां किसी भी केस में आपको पता है आपने चोरी करी है, कैसे भी चोरी करी है, जा सकते हो। लेकिन एओ के सामने भी माफी मांग सकते हो, हाँ कर सकते हो माफी, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो एओ ने इनकम बढ़ाई, एओ भेजेगा आपको डिमांड नोटिस, टैक्स मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, आपको चुपचाप वो टैक्स और इंटरेस्ट डिमांड नोटिस भेजा जैसे ही 30 डेज के अंदर पे करना है, जो भी टाइम एओ ने बोला उस पर पे करना है, 30 डेज बोलेगा 30 डेज में पे करना है। दूसरा, आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको कोई भी अपील फाइल नहीं करनी, चुपचाप उस ऑर्डर को स्वीकार करना है, उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी अपील फाइल नहीं करनी, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एओ को पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के लिए माफी मांग सकते हो, एओ को एप्लीकेशन कर सकते हो कि उसकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को माफ कर दिया जाए। वो एओ के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे माफी मांग सकते हो। तो एसएससी को पहले तो टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा चुपचाप, उसके बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करनी, और उसके बाद वो एप्लीकेशन कर सकता है एओ को माफी मांगने की, और एओ उसकी फिर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को माफ कर देगा, लेकिन एक केस में, अगर वो अंडर रिपोर्टिंग वाला केस है तो कर देगा, मिस रिपोर्टिंग वाला केस है, मतलब ऊपर के 6 फर्जीवाड़े किए हैं तो नहीं करेगा, तो फिर नहीं करेगा। ये 6 फर्जीवाड़े किए हैं आपने, इन 6 फर्जीवाड़ा करके आपने कुछ किया है और एओ ने आपकी इनकम बढ़ाई है, तो आप डीआरसी के पास तो जा सकते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, एओ से माफी नहीं मांग सकते, एओ से माफी नहीं मांग सकते। कोई मिस रिपोर्टिंग का केस है, आपसे कुछ गलती हो गई थी जिससे एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, तो माफ क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो आप माफी मांग सकते हो। लेकिन मिस रिपोर्टिंग का केस है, ये फर्जीवाड़े किया आपने, फर्जीवाड़े करके आपने अपनी इनकम कम बताई थी, तो फिर एओ माफी नहीं देगा, फिर एओ माफी नहीं देगा। एक छोटा सा पॉइंट था, बता दिया मैंने, एक बार एग्जाम में आया था, पूछा था एक बार एग्जाम में। अब अदर पेनल्टी और देख लेते हैं, जो काम की पेनल्टी थी वो देख लिया, अदर पेनल्टी और देख लेते हैं। पहला पेनल्टी दे रखी है सेक्शन 221 में, आपको इसमें खाली एक बार क्वांटम ऑफ पेनल्टी, मतलब पेनल्टी की क्या लिमिट है ये देखनी है, बाकी सेक्शन वगैरह कुछ नहीं देखने हैं आपको। तो 221 में बता रखा है, एओ ने आपको डिमांड नोटिस भेजा, एओ ने आपका एक्स्ट्रा टैक्स निकाल दिया, डिमांड नोटिस भेजा, या आपने मान लो टीडीएस काट के टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया था, एओ ने आपको डिमांड नोटिस भेज दिया, आपने बाईबैक का टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया था 14 डेज में, या आपने एग्जिट टैक्स गवर्नमेंट को 14 डेज में जमा नहीं करवाया था, एओ ने आपको डिमांड नोटिस भेज दिया, और डिमांड नोटिस भेज के वो 30 डेज में आपसे पेमेंट मांगता है, 30 डेज में भी जमा नहीं करवाते आप, तो जितना आपका टैक्स बकाया था, मान लो 5 लाख का टैक्स बकाया था, 5 लाख की आपको पेनल्टी ठुक देगा, जितना टैक्स बकाया था उतनी आपको पेनल्टी ठुक जाएगी। ये है सेक्शन 221। आगे बता रखा है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, 44 सेक्शन दिखा था पीजीबीपी में, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन आप मेंटेन नहीं करते, 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी। आगे बता रखा है
सर्च का केस है, देखो सर्च का केस ऊपर कवर नहीं होगा 270 में, सर्च का केस के लिए अलग से बना रखा है एक सेक्शन 271A और सर्च में आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है, सर्च में आपकी ब्लैक मनी मिलती है, अनएक्सप्लेन इनकम मिलती है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितनी लगेगी यहाँ पे 30% या 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। यहाँ टैक्स की पेनल्टी नहीं लगेगी या इनकम की लगेगी, जो आपकी इनकम उसी का 30-60% या तो 30% या 60% इनकम का। मान लो आपकी ब्लैक मनी मिली 1 करोड़ की, 1 करोड़ का या तो 30% कर दो या 60% कर दो। अब आप बोलोगे 30% कब लगेगी, 4 कंडीशन दे रखी है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो 30% लगेगी, नहीं तो 60%। 4 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली एसएससी की जब सर्च होती है ना, क्या होता है एसएससी को बैठा के एक कमरे में बैठा के एसएससी के बयान दर्ज किए जाते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वैसे एसएससी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और एसएससी से स्टेटमेंट लिए जाते हैं। और एसएससी उसमें क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है कि जो ये मेरी इनकम पकड़ी गई है ना सर्च में, ये काली कमाई है मेरी, ये एडमिट कर लेता है वो। एक तो ये मेरी कैसी इनकम है, अनडिस्क्लोज इनकम है, ये एडमिट कर लेता है। दूसरा वो मैनर बता देता है, उसने ये काली कमाई कैसे कमाई थी, कैसे लोगों को पागल बना बना के कमाई थी, ये एडमिट कर लेता है, ये बता देता है वो मैनर। तीसरा उस काली कमाई पे वो चुपचाप टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवा देता है और अपनी आरवाई ड्यू डेट तक फाइल कर देता है। उस काली कमाई पे चुपचाप जो भी टैक्स बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, चुपचाप जमा करवा देता है और अपनी आरवाई ड्यू डेट तक फाइल कर देता है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, चारों सेटिस्फाई हो जाती है तो पेनल्टी 30% लगेगी। पेनल्टी तो लगेगी लेकिन 30 लगेगी। और चारों में से मान लो कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर 60%, फिर सीधा कितने लगेगी पेनल्टी, 60% ऑफ इनकम की लगेगी ये सीधी, ये टैक्स की नहीं लगेगी, इनकम की। अब आप बोलोगे पेनल्टी देने के साथ साथ टैक्स तो देना पड़ेगा क्या, हाँ टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि पेनल्टी दे देंगे टैक्स से बच जाएंगे, टैक्स जो लगता है ना 30%, 25% या स्लैब, वो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 234ABC वाला, वो भी देना पड़ेगा, वो तो हमेशा ही देने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आपने इनकम छुपा ली तो अब टैक्स से मुक्ति पा लोगे आप, टैक्स और इंटरेस्ट तो देने ही पड़ेंगे हमेशा। पेनल्टी तो एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा और लगेगा आपके, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है। तो सर्च के केस में 270A वाली पेनल्टी नहीं लगती, सर्च के केस में ये वाली पेनल्टी लगती है। 270A वाली जो पेनल्टी होती है वो टैक्स पे लगती है और ये इनकम पे लगती है। तो ऐसा मत सोचना कि इसकी रेट कम क्यों है, कम नहीं है रेट, ये इनकम पे लग रही है, डायरेक्टली इनकम पे लग रही है। वो तो टैक्स की होती है, ये इनकम की होती है। आप सोचोगे वो 50% है, 200% है, ये 30-60 क्यों है, ये इनकम पे लग रही है, वो टैक्स पे लगती है। अगला सेक्शन है सेक्शन 271A इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A to 69D। ये चैप्टर 1 में अपने देखा था, इंडियन ब्लैक मनी की इनकम या अनअकाउंटेड इनकम या अनडिस्क्लोज इनकम। इन इनकम पे अपने देखा था 78% की रेट से टैक्स लगता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस। कितना टैक्स लगता है 78%। मान लो 10 लाख की इनकम हुई, ऐसी वाली इनकम को आपकी कितनी है 10 लाख, कैश क्रेडिट या अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट नोट डिस्क्लोज या अमाउंट बोरोड रिपेड ऑन हंडी, तो 10 लाख पे टैक्स लग गया आपका, 7,80,000 का टैक्स चला गया और पेनल्टी वो लगेगी 10% ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115BB। ये इनकम टैक्सेबल कहाँ होती है, 115BBE में टैक्सेबल होती है 78% की रेट से। तो जो टैक्स बना इनके ऊपर उसका 10% कर दो। 7,80,000 का टैक्स बना, मान लो 10 लाख की इनकम थी ऐसी, 780 का टैक्स बना, 7,80,000 का 10% करो, 78,000 की पेनल्टी और देनी पड़ जाएगी। लेकिन इसमें बता रखा है अगर आप इस इनकम को चुपचाप रिटर्न में डिस्क्लोज कर देते हो और उस पर टैक्स जमा करवा देते हो, जो 78% का टैक्स बनता है वो चुपचाप जमा करवा देते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी। और दूसरा इस वाली इनकम पे या अनअकाउंटेड इनकम है ना, इस पे 270 वाली पेनल्टी नहीं लगती, 270 वाली पेनल्टी इस पर नहीं लगती। अगर वो भी लगा दोगे तो एसएससी बर्बाद हो जाएगा, उसको जेब से देने पड़ जाएंगे पैसे, क्योंकि 78% टैक्स जाता है इस पर और 10% यहाँ पेनल्टी लग गई, लगभग सारा तो चला गया और 270 वो लगा रहे हो आप, तो 270 नहीं लगता। अब आप एक चीज़ और बोलोगे, ये अनडिस्क्लोज इनकम तो सर्च में भी मिलती है और ये भी अनडिस्क्लोज इनकम, ये सारी अनडिस्क्लोज इनकम है, तो इनमें फ़र्क क्या हुआ। देखो, एक तो जब रेड पे मिलती है, जब आपकी रेट डाली जाती है और तब आपकी काली कमाई पकड़ी जाती है तो वो सर्च वाली मानी जाती है, वो तो मानी जाती है सर्च में मिली, वो तो सर्च की अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाती है। लेकिन एक मान लो एसएससी आपकी चेकिंग कर रहा है 143(3) में, स्क्रूटनी कर रहा है, या 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है एसएससी, और आपकी अनअकाउंटेड इनकम उसको पकड़ी गई, आपकी रेट नहीं डाली, उसने रेट नहीं डाली, वो तो बस चेकिंग कर रहा है आपकी बुक्स की और उसको आपकी ये अनअकाउंटेड इनकम मिल गई, तो फिर वो अलग तरीके से ट्रीट होती है। अगर सर्च वाली होती है तो उस पर सर्च के प्रोविजन लगते हैं, सर्च के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। लेकिन एसएससी असेसमेंट कर रहा है और तब पकड़ी गई तो ये 68, 69, 69A, B, C, D वो वाले प्रोविजन लगते हैं, तो ये बात है, दोनों में फ़र्क है, ये फ़र्क है दोनों में बस। बाकी दोनों क्या है, अनडिस्क्लोज इनकम है, दोनों के दोनों क्या है, ब्लैक मनी। आगे दे रखा है सबसे खतरनाक पेनल्टी, और ये पेनल्टी इनकम टैक्स वाले इसलिए लगाए ताकि वो इस चीज़ से दुखी हो गए थे और वो फ्रस्ट्रेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में ये डाल दी इन्होंने। इससे होता कुछ है नहीं इस पेनल्टी से। क्या पेनल्टी है, मेकिंग फॉल्स एंट्री, ओमिशन ऑफ एंट्री इन बुक्स टू इवेट टैक्स लायबिलिटी। अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो, फॉल्स एंट्री मतलब मैंने आपको बताया था, आप फर्जी बिल जुगाड़ते हो, 50 लाख का आपने कॉन्ट्रैक्ट का बिल जुगाड़ा, बैंक से पेमेंट कर दिया और उससे कैश ले लिए, फर्जी बिल रिकॉर्ड कर लिया, आपका ऐसा कोई खर्चा था ही नहीं,
ये होती है फुल एंट्री, पकड़ी नहीं जाती है। पकड़े जाते हैं अगर एओ जो है दिमाग वाला एओ जब चेकिंग कर रहा है उसको लगता है ये असेसिन ने खर्चा ही नहीं किया कभी, क्योंकि देखो पकड़े कैसे जाओगे, आपके पास पक्का बिल है, पेमेंट का प्रूफ है आपके पास, जीएसटी सामने वाले ने जमा वगैरह करवा दिया, सारे प्रूफ आपके पास, सामने वाली पार्टी जिसको आपने पेमेंट किया वो भी एक रियल पार्टी है, जो आपने पेमेंट किया उसने अपनी इनकम में भी कंसिडर किया है, पकड़े कैसे जाओगे? तो पकड़ने के चांस कम होते हैं, लेकिन कोई दिमाग वाला एओ है वो इसको पकड़ सकता है, तो गवर्नमेंट वाले इसको पकड़ तो सकते नहीं थे, तो इसमें तगड़ी पेनल्टी डाल दी कि असेसी डरे, ऐसा काम करने से डरे। तो अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो या कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में, इनकम की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते, या आप फर्जी बोगस बिल डालते हो, तो ऐसे केस में जितने अमाउंट की आपने फॉल्स एंट्री करी है, जैसे मान लो आपने 50 लाख की फॉल्स एंट्री करी, 50 लाख की पेनल्टी ठुकेगी, 50 लाख की यहाँ पेनल्टी ठुकेगी, फॉल्स एंट्री जितनी करी 50 लाख की पेनल्टी ठुकेगी। इसके अलावा 270 तो लगेगा ही, वो तो लगेगा ही, जितनी इनकम आपने वहाँ कम दिखाई है वो तो लगेगा, साथ में वो लग जाएगा, मतलब जेब से देने पड़ जाएंगे आपको, लेकिन पकड़े जाओगे तब ऐसा काम यहाँ हो जाएगा। अब ये पेनल्टी में एक चीज़ और है स्पेशल, एक तो जिस पर्सन ने ऐसी फॉल्स एंट्री करी उस पर तो लगेगी, साथ में उस पर्सन को जिसने उकसाया ऐसा करने के लिए, जिसने उकसाया उस पर भी लग जाएगी। देखो क्लाइंट जो होता है ना उसमें इतना दिमाग नहीं होता, क्लाइंट में थोड़ी होता है ऐसे बिल ले लें, अरेंज कर लें, ये कर ले और ऐसा काम कर ले, क्लाइंट में ऐसा दिमाग होता नहीं है, क्लाइंट में इतना दिमाग होता नहीं है, तो क्लाइंट पे तो पेनल्टी ठुकेगी। अब क्लाइंट को उकसाया किसने होगा बताओ? उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उसके सीए ने उकसाया होगा, उसके सीए ने बोला होगा मैं तेरे को बिल जुगाड़ करवा देता हूँ, मैं तेरे को बिल जुगाड़ करवा देता हूँ, तू आराम से बिल रिकॉर्ड कर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना इनकम कम कर, अपनी टैक्स कम कर, ऐसा किया होगा। तो जिसने ऐसा काम करने के लिए उकसाया उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी क्या लगेगी? ये पेनल्टी लगेगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अब ऐसा काम करने से डरेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि पकड़ में ऐसे केस कम आते हैं, फिर भी आ जाते हैं। देखो अगर सामने वाली पार्टी फेक है तो फिर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर जेन्यून है तो फिर दिक्कत आती है ऐसे केस पकड़ने में। तो इनकम टैक्स वालों ने फ्रस्ट्रेशन में ये पेनल्टी डाल दी, शायद लास्ट ईयर ही डाली थी ये पेनल्टी, फ्रस्ट्रेशन में डाली थी एक तरीके से, ताकि लोग डरें, लेकिन लोग डरते नहीं। आपको पता है इंडिया वाले लोग कैसे होते हैं, टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे अपन ने देखा इसमें आपको अपने बुक्स की ऑडिट करवानी थी या आपको 44 AB में रिपोर्ट फर्निश करनी थी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो आपने टाइम पे फर्निश नहीं किया, तो या आपने बुक्स की ऑडिट ही नहीं करवाई, तो हाँ पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? जो अभी आपका टर्नओवर या ग्रोस रेट है उसका 0.5%, लेकिन मैक्सिमम कितनी लग सकती है पेनल्टी? 1,50,000। 0.5% जो भी टर्नओवर है उसका 0.5% कर दो, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? 1,50,000 की। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ दे रखी है, मान लो आप बुक्स मेंटेन ही नहीं करते और आपको बुक्स मेंटेन करनी थी, बुक्स भी मेंटेन करनी थी, ऑडिट भी करवानी थी, आपने बुक्स ही मेंटेन नहीं कर रखी, बुक्स मेंटेन नहीं कर रखी, तो देखो ये 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी आपके। अब ये 25,000 की पेनल्टी लग गई तो एक कोर्ट का केस लो है, स्पेशल केस लो, बोलते हैं जब आपने बुक्स मेंटेन नहीं करी तो ऑडिट कैसे करवाओगे, तो ये ऑडिट वाली पेनल्टी फिर लगेगी ही नहीं। ऐसा स्पेशल केस लो भी, ऐसे शानदार केस लो भी होते हैं जो बोलते हैं बुक्स मेंटेन नहीं करी तो ऑडिट कैसे करवाओगे, ऑडिट कैसे करवाओगे, तो ये पेनल्टी लगेगी, ये पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मान लो अगर बुक्स मेंटेन नहीं करते तो बुक्स वाली पेनल्टी लग जाएगी, ये नहीं लगेगी, फिर ये नहीं लगेगी। चाहे आपको ऑडिट करवानी जरूरी थी फिर भी ये नहीं लगेगी, मतलब बुक्स वाली पेनल्टी लगाओ या तो या ये वाली, दोनों में से एक ही लगेगी। बुक्स मेंटेन नहीं करी तो बुक्स वाली लगेगी, बुक्स मेंटेन कर रखी थी और आपको ऑडिट करवानी थी लेकिन आपने ऑडिट नहीं करवाई तो ये वाली लगेगी, ये वाली। आगे बता रखा है आप टीडीएस नहीं काटते या टीसीएस कलेक्ट नहीं करते, तो जितने अमाउंट का आपने टीडीएस नहीं काटा या जितने अमाउंट का टीसीएस कलेक्ट नहीं किया उतने अमाउंट की आपको पेनल्टी लग जाएगी, उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप टीडीएस काट के या टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते तो क्या होगा? तो उसको चोरी माना जाएगा और उस केस में सीधी जेल होगी, उसमें सीधी जेल होगी। काटते हो और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते तो वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है, उसमें जेल वाले प्रावधान है, उसमें पेनल्टी के प्रावधान नहीं है। आप काटते ही नहीं हो या कलेक्ट ही नहीं करते तो जितने अमाउंट काटा नहीं, जितने अमाउंट को आपने कलेक्ट नहीं किया उतनी पेनल्टी आपके ठुक जाएगी। आगे बता रखा है कुछ स्पेशल सेक्शन है जो आपने मिसलेनियस टॉपिक में कवर्ड है। कौन कौन से? 269 SS। अगर आप 269 SS का वायलेशन करते हो, ये क्या सेक्शन है? ये बोलता है अगर आप किसी भी पर्सन से लोन, डिपॉजिट, एडवांस लेते हो, 20,000 या उससे ज़्यादा का लेते हो तो आपको अदर देन कैश लेना चाहिए। अगर आपने कैश में ले लिया तो इस सेक्शन का वायलेशन हो जाएगा। इस सेक्शन का वायलेशन हो गया 271D की पेनल्टी लग जाएगी। जितना भी आपने लोन या डिपॉजिट कैश में लिया, 50,000 कैश में लिया, 50,000 की आपको पेनल्टी लग जाएगी। अगला 271D है, ये बोलता है अगर आपने 269 ST का कंप्लाई नहीं किया। 269 ST ये सेक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आपने किसी पर्सन से कोई ट्रांजेक्शन किया, सेल वगैरह का ट्रांजेक्शन था और उस पर्सन से सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए या सिंगल डे में 2 लाख या उससे ज़्यादा आप रिसीव कर रहे हो तो आपको अदर देन कैश रिसीव करना है। 2 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव कर रहे हो, मान लो आपने कैश में रिसीव कर दिया तो जितना कैश में रिसीव कर लिया, मान लो 5 लाख एक पर्सन को सेल करी, 5 लाख आपने पूरा कैश में रिसीव कर लिया, 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। 271D है। आगे बता रहा है 271 अगर आप किसी लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, किसी डिपॉजिट का रिपेमेंट कर रहे हो, 20,000 या उससे ज़्यादा का आपको अदर देन कैश करना है। कैश में कर दिया तो क्या होगा? 269T का वायलेशन हो जाएगा और आपको जितने अमाउंट का लोन रिपे किया आपने कैश में, मान लो 50,000 का किया कैश में, 50,000 की यहाँ पेनल्टी आपके ठुक जाएगी। आगे बता रखा है स्पेशल एक सेक्शन, ये भी मिसलेनियस का है। मिसलेनियस का क्या है? अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फर्निश नहीं करते या रिपोर्टेबल अकाउंट फर्निश नहीं करते, सेक्शन 285BA का 285BA में बता रखे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल अकाउंट कुछ पार्टीज को गवर्नमेंट को डिटेल देनी पड़ती है, फर्निश करने पड़ते हैं। कब तक फर्निश करने पड़ते हैं?
31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 मई तक फर्निश नहीं करते आपकी पेनल्टी लगेगी। डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेजेंगे, नोटिस में डेट देंगे कि इस नोटिस तक फर्निश कर दो, तो जो नोटिस में डेट रखी है उस डेट तक तो पेनल्टी लगेगी 500 पर डे की, और नोटिस के डेट के बाद से 1000 पर डे की पेनल्टी आपकी लगेगी। आगे बता रखा है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हो या सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते, आपको रिपोर्ट करने थे 10 ट्रांजैक्शन, आपने 80 करे रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन, तो ऐसे केस में क्या होगा 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन इसमें बता रखा है अगर आप उस इनएक्यूरेसी के बारे में, मतलब आपने जो ओमिशन किया या जो मिस्टेक करी उस मिस्टेक के बारे में 10 डेज के अंदर डिपार्टमेंट वालों को बता देते हो, ये माना जाएगा आपने बिल्कुल ही नहीं करी और आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। 10 डेज के बाद बताते हो तो लग जाएगी, नहीं बताते तो भी लग जाएगी, 10 डेज के बाद बताते हो तो भी लग जाएगी। आगे बता रखा है सीए ने या किसी मर्चेंट बैंकर ने या रजिस्टर्ड वैल्यू ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यू ने कोई सर्टिफिकेट फर्निश किया, कोई स्टॉक सर्टिफिकेट या कोई भी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह या वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह, और उसमें कोई मिस्टेक कर दी, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी उसमें, तो 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी, 10,000 की यहाँ पेनल्टी लग जाएगी। आगे बता रखा है अगला सेक्शन 272A का सेक्शन 1, ये बोलता है कुछ मिस्टेक बताता है ये, अगर आपसे डिपार्टमेंट वालों ने कुछ सवाल पूछे और आपने उसका आंसर नहीं दिया, दूसरा डिपार्टमेंट वाले आपसे कोई साइन करवाना चाहते थे, आपने साइन नहीं किया, तीसरा डिपार्टमेंट वालों ने आपको समन इशू किया था, आपने समन का नॉन कंप्लायंस किया, चौथा आपने 142(1) वाला जो नोटिस होता है, खतरनाक नोटिस होता है ना आरबीआई का, रिटर्न बुक्स इन्फॉर्मेशन मंगाने का, 142(1) वाला, उसका नॉन कंप्लायंस किया जाता, या 143(2) स्क्रूटनी के नोटिस का नॉन कंप्लायंस किया, और लास्ट आपने स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन 142(2)A वाली डिपार्टमेंट वाली ऑडिट, तो ऐसे केस में ईच डिफॉल्ट के लिए 10,000 की पेनल्टी लगेगी, ईच डिफॉल्ट के लिए 10,000 की पेनल्टी लगेगी। आगे बता रखा है एक सेक्शन था 133 अपने पढ़ा था पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, डिपार्टमेंट वाले किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, उस पर्सन की किसी भी पर्सन से उससे भी मंगा सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन से भी मंगा सकते हैं। मिस्टर ए की इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए से भी मंगा सकते हैं, मिस्टर ए की बैंक से, मिस्टर ए की फर्म से, मिस्टर ए की कंपनी, किसी से भी मंगा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्निश नहीं करते तो 100 पर डे की आपको पेनल्टी लगेगी। डिपार्टमेंट वालों ने बोला 20 डेज में फर्निश करो, 20 डेज में नहीं किया, 21 डेज से आपके 100 पर डे की पेनल्टी लगेगी जब तक आप फर्निश नहीं करोगे। और लास्ट बता रखा है इसमें एक, अगर आप आरओआई फाइल नहीं करते, देखो आरओआई फाइल नहीं करते तो दो स्पेशल केस है, 139(4) है, 139(4) सी। 139(4) था ट्रस्ट वाला और 139(4) सी था जो सेक्शन 10 वाले इंस्टीट्यूशन है, तो इनको आरओआई फाइल करना कंपलसरी था और इन्होंने आरओआई फाइल नहीं करी, तो 100 पर डे की इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आरओआई नहीं फाइल करती फीस भी लगती है 234F वाली, और साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी ट्रस्ट के केस में और सेक्शन 10 के इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और सेक्शन 10 के इंस्टीट्यूशन के केस में ये पेनल्टी लग जाएगी। लास्ट बता रखा है अगर आपको सेक्शन 139A के अकॉर्डिंग पैन कोड करना जरूरी था, पैन की कॉपी लगाना जरूरी था कुछ ट्रांजेक्शन पे, आपने पैन की कॉपी लगाई नहीं है तो, या लगाई लेकिन गलत लगाई, फॉल्स पैन कोड किया तो 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट की आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। ये थी पेनल्टी के सारे सेक्शन जो मैंने आपको टोटल कवर करवा दिए। एक ट्रांसफर प्राइसिंग के बच गए, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग आपको यहाँ समझ में भी नहीं आती। ट्रांसफर प्राइसिंग की 4-5 पेनल्टी और लगती है, स्पेशल पेनल्टी होती है वो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, अलग अलग होती है वो सब ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में आ जाएंगे। बाकी टोटल पेनल्टी अपन ने यहाँ देख ली, पूरे कोर्स में जितनी भी पेनल्टी है सारी देख ली। अब आते हैं प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बकवास टॉपिक है, कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में शायद 40-50 साल में एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लो एक बार क्या है प्रोसिक्यूशन, देख लेते हैं अपन। तो इनकम टैक्स का कुछ ऑफेंस है जिसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है। जेल भी कैसी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। रिगरस मतलब आपको वहाँ चक्की पिसवाई जाएगी, आपसे काम करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में वहाँ दाल रोटी मिलेगी, आपको वहाँ मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी और रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको वहाँ बितानी पड़ेगी। तो जेल में सड़ना पड़ेगा, जेल में कैसे सड़ना पड़ेगा, कब कब सड़ना पड़ेगा बता रखा है। मान लो आपकी सर्च हुई और ऑथराइज ऑफिसर आगे सर्च करने आया और आपने उसको नेसेसरी फैसिलिटी नहीं दी बुक्स चेक करने के लिए, उसने आपसे पासवर्ड मांगा था, आपकी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थी और आपने पासवर्ड नहीं दिया, तो 2 साल तक आपको जेल में सड़ना पड़ सकता है, अप टू 2 ईयर तक आपको जेल में सड़ना पड़ सकता है। ये मैक्सिमम टाइम दे रखा है 2 ईयर का, प्लस फाइन भी लगेगा आपके। कोर्ट चाहे तो आपके फाइन में ठोक सकता है। फाइन आप बोलोगे फाइन क्या होता है, पेनल्टी होती है, फाइन और पेनल्टी अलग होती है। पेनल्टी तो आपकी लगती है, वो तो अलग चीज़ है, फाइन कोर्ट लगाता है, कोर्ट लगाता है आपके ये फाइन एक तरीके से जुर्माना होता है, फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस होता है। तो फीस अलग होता है, फाइन अलग होता है, पेनल्टी अलग होती है। फीस की तो आपको डिडक्शन भी मिल जाती है, फीस तो खर्चा माना जाता है कि नॉर्मल, पेनल्टी की नहीं मिलती और फाइन की भी नहीं मिलती, तो फाइन भी ठोक देगा कोर्ट। आगे बता रखा है अगर आप TDS काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते तो ये चोरी मानी जाती है, 3 मंथ से 7 ईयर की जेल होगी, फाइन भी लगेगा। TCS कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, 3 मंथ टू 7 ईयर की जेल होगी, फाइन भी लगेगा। आगे बता रखा है आपका टैक्स वगैरह बन रहा था, पेनल्टी इंटरेस्ट बन रहा था, 30 डेज का डिमांड नोटिस आया, आपने जमा नहीं करवाया, और या आपने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट करी, अंडर रिपोर्टिंग वाला केस है ना 270 है, और AO ने आपकी इनकम बढ़ा दी तो AO ने एक्स्ट्रा टैक्स निकाल दिया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह निकाल दिया आपका, और जो आपका टैक्स था एक्स्ट्रा टैक्स कितना था 25 लाख से ज़्यादा था, 25 लाख से ज़्यादा था, 6 मंथ का जेल होगा, 6 मंथ टू 7 ईयर्स की, 6 मंथ टू 7 ईयर्स तक की जेल होगी, प्लस फाइन भी लगेगा।
अप टू ₹25 लाख था, मतलब 25 लाख उससे कम था, जो एडिशनल टैक्स आया आपको 25 लाख उससे कम था, तो 3 मंथ्स टू 2 ईयर की जेल होगी प्लस फाइन भी लगेगा। हाँ, आप माफी वगैरह मांग लेते हो बात अलग है, बाकी यहाँ जेल होती है, उसमें यहाँ होती है 270 वाली जेल यहाँ होती है। आगे बता रखा, अगर आप जानबूझ के आरओआई फाइल नहीं करते, आपका टैक्स बन रहा था और आपने ड्यू डेट तक आरओआई फाइल नहीं करी, और जो टैक्स बन रहा था आपका 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, 6 मंथ्स टू 7 ईयर की जेल होगी, फाइन भी लगेगा। और 25 लाख या उससे कम बन रहा था, 3 मंथ्स टू 2 ईयर की जेल होगी प्लस फाइन भी लगेगा। इसमें एक नोट दे दिया, नोट क्या दे दिया, अगर जो पर्सन है वो अदर देन कंपनी को छोड़ के कोई भी पर्सन है और उसका नेट टैक्स जो भी ड्यू है, मतलब जो नेट टैक्स बकाया है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसी सब लेस करके जो नेट टैक्स बकाया है वो कितना है, 10,000 है। नेट टैक्स ड्यू कितना है, 10,000 है, तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। 10,000 से ज़्यादा है तो जाना पड़ेगा, 10,000 तक है नहीं जाना पड़ेगा। कंपनी के केस में 10,000 से कम भी है या 10,000 भी है तो भी जाना पड़ेगा कंपनी वालों को भी जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग बच जाएंगे। 10,000 की एक लिमिट दे दी। आगे बता दिया, अगर आप 142(1) का नोटिस कंप्लाई नहीं करते, खतरनाक नोटिस होता है 142(1) वाला, और एक 142(2) है जो स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन है, उसको कंप्लाई नहीं करते, 1 ईयर तक की जेल होगी। इन केस में पेनल्टी भी लगती है, वहाँ दिक्कतें और हो जाती हैं, बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट, सर्च वगैरह, वो दिक्कतें और हो जाती हैं, पेनल्टी भी लग जाती है, जेल में भी सड़ना पड़ता है 1 ईयर तक की, और फाइन भी देना पड़ेगा। अब देखो इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल जेल में जाएगा, लेकिन कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, एचयूएफ में जेल में कैसे डालोगे, कंपनी को डालोगे जेल में या फर्म को कैसे डालोगे जेल में। तो इस केस में देखो, कंपनी के केस में कंपनी का पर्सन इंचार्ज, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, कौन सड़ेंगे जेल में, कंपनी का पर्सन इंचार्ज, कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी, ये जेल में सड़ेंगे। फर्म के केस में फर्म के पार्टनर जेल में सड़ेंगे, एओपी बीवाई के केस में एओपी बीवाई के मेंबर जेल में सड़ेंगे, और एचयूएफ के केस में एचयूएफ का कर्ता जेल में सड़ेगा या मेंबर जेल में सड़ेंगे। अब मान लो इनमें से कोई भी पर्सन कंपनी में, कंपनी का पर्सन इंचार्ज, पार्टनर, मेंबर, करता है, मेंबर, ये सब में से कोई भी पर्सन अगर ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ है, उनको पता ही नहीं था ये ऑफेंस हो गया, और उन्होंने पूरा ड्यू डिलीजेंस लगाया था उस ऑफेंस को रोकने के लिए, पूरा ड्यू डिलीजेंस, पूरा परिश्रम लगाया था उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए, ऐसा वो प्रूव कर देते हैं कि वो ऑफेंस हुआ उनके नॉलेज के बिना हुआ है और उन्होंने पूरा ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज किया था उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए, तो ऐसे केस में वो जेल जाने से बच जाएंगे। फिर वो लोग जेल जाने से बच जाएंगे। जैसे फर्म में मान लो एक पार्टनर है, वो प्रूव कर देता है उसकी नॉलेज के बिना ऑफेंस हुआ है, पार्टनर जेल नहीं जाएगा। फिर वो बी से पूछेंगे इनकम टैक्स वाले, बी भी प्रूव कर देता है उसने नहीं किया ऑफेंस, उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, तो बी बच जाएगा, फिर सी को पकड़ेंगे, वो ऐसे चेक करेंगे। एचयूएफ में भी पहले कर्ता के पास जाएंगे, कर्ता प्रूव कर देता है उसकी नॉलेज के बिना ऑफेंस हुआ है, कर्ता बच जाएगा, फिर मेंबर को पकड़ेंगे तो अगर इंडिविजुअल क्या प्रूव कर देता है, ये ऑफेंस जो हुआ है इनकी नॉलेज के बिना हुआ है, तो बच जाएंगे जेल जाने से। ये था अपना ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, ये भी अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये 3-4 टॉपिक अपन ने कवर कर लिए, अपील्स एंड रिवीजन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन। इन सब का वेटेज लगभग 4 मार्क्स तक रहने वाला है, एमसीक्यू वगैरह मिला के, सब मिला के मैक्सिमम 4 मार्क्स तक इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अपील्स का भी आ सकता है, वो पेनल्टी का भी आ सकता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से भी आ सकता है। हाँ, प्रोसिक्यूशन से आने के कम चांस है, बाकी अपील से आ सकता है या पेनल्टी से भी आ सकता है, या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो नया टॉपिक आया ना, छोटा सा टॉपिक, उससे भी आ सकता है। इसको 1-2-3 बार सुन लेना, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, क्योंकि पूरा थियरी है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं। हाँ, पेनल्टी में कुछ लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, और मेन पेनल्टी 270A की। अपना डीटी वाला पार्ट का लगभग पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया। अब डीटी में खाली एक मिसलेनियस टॉपिक बचा हुआ अपना, मिसलेनियस टॉपिक, उसका मैं डिटेल में लेक्चर डाल दूंगा। बाकी मिसलेनियस टॉपिक के अलावा अपना पूरा पार्ट डीटी वाला अपन ने पूरा रिवाइज भी कर लिया, और पूरे क्वेश्चन भी अपने क्लास में A to Z कर लिए थे। तो इसके बाद अपन इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इंटरनेशनल टैक्स के जो चैप्टर्स हैं, डबल टैक्स रिलीफ, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन वगैरह वगैरह, वो अपन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।